देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो किया वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसमें जितना टाइम हम लोग का लगेगा वही बस, ठीक है। नया आज और कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखो, एक दिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे किया था, देख लेते हैं इसी में शायद होगा। ये देखो, सेट ए को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते, उसके बाद सेट बी और सी भी करेंगे। तो वहाँ यहाँ पर हम लोगों ने 41 तक किया था और ये दो मिडिल में गैप था, 37 38। अब इसके बाद 42 से करना स्टार्ट करते हैं और ये भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 42 से पहले स्टार्ट करते हैं। तो 42 नंबर में देखो क्या है, तुम लोग आंसर बताना, ठीक है। 42 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ से देख के बता दो, अपने आप से समझ के बताना है। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बोल रहा है कि अरेंज ऑब्जर्वेशंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, क्या ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस बोला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज नहीं बोला है। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या, ऑब्जर्वेशंस को हम लोग एक से डिनोट करते हैं। अगर मतलब ग्रुप में नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर ग्रुप में लिखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल के अंदर लिखते हैं, जैसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जैसे मान लो 10 20 30 अगर इंडिविजुअली लिख रहे हैं तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। हम लोग ऑब्जर्वेशन को ग्रुप में भी लिख सकते हैं। और ये देखो, जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं वो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। रिलेट्स टू ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिसे हम लोग मेजर कर पाए, इस तरीके से लिखा जाता है। ऑल ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है ना, जैसे मान लो 10 to 20 में कितने सारे डेटा आ रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो यहाँ जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन को लिखे, ये मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को बताया था। देखो, मैंने 12 10 से लिखना स्टार्ट कर दिया, बट ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कम वैल्यू से लेके ज्यादा वैल्यू, ठीक है। अब तो बता दो मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए। ए होगा। ए में तो सिर्फ एक ही चीज बता रहा है, देखो, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, क्या बी सी नहीं होगा, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बीसी भी नंबर। हाँ बोलो। बीसी भी होगा। डी होगा, बी, सॉरी, ऑल ऑफ द अबव। हाँ डी होगा, ठीक है। 42 का आंसर अगर मैट में मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर बी दिया हुआ है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अगर बी दिया हुआ है तो वो डी होगा। अभी नए वाले मैट में अगर चेंज कर दिया मुझे पता नहीं, बट इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। 42 का सही आंसर डी होगा। अगर कुछ गलत रहेगा ना हम रेक्टिफाई करवा देंगे, तुम लोग देख लो अपने मैट में, अगर डी नहीं है तो वो डी ही होगा, ठीक है। क्योंकि सारे चीजों को सेटिस्फाई करता है। इससे भी देखो, और एक चीज अगर तुम लोग को हम दिखाते, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर डेफिनेशन है ना, देखो मैंने तो अपने हिसाब से लिखवाया, लेकिन अगर तुम लोग डेफिनेशन देखोगे मैट में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफाइंड एज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये मैंने बोला यूजुअली इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देखो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर पे ही लिखते हैं, किस चीज को, फ्रीक्वेंसीज को नहीं। क्लास इंटरवल या जो ऑब्जर्वेशंस को लिखा जाता है, रिलेटिंग टू अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी। तो देखो ये तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, वो तीनों के तीनों फीचर्स, ठीक है, तीनों के तीनों फीचर्स देखो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। तो वहां से भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोगों ने जैसे पढ़ा था उससे भी हम लोग लिंक करके जरूर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सबसे ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का हो गया 41 नंबर। अच्छा 42 42 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज, 42 है ए फ्रीक्वेंसी, सॉरी 43, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल का क्या होगा, ये बोल रहा है, बोलो क्या होगा। बोलो। ए होगा।
ए होगा। 40 कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 43 का ए होगा। अच्छा 43 का सी हो सकता है 43 का। सी हो सकता है। अच्छा देखते हैं कौन सा सही आंसर है। अच्छा देखो, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बता दो प्लीज, कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कौन सा है? कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब ऐसे होगा ना, जैसे 0 to 20 के अंदर इसके बाद का क्या होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब है इसमें सारे वेरिएबल्स ऑकर करेंगे, जैसे 10, 10.1 से लेके डॉट डॉट करके पूरा 20 तक। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि 10 के बाद 11 ही आएगा, वही तो होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? अगर बी बोल रहे हो, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कौन सा होता है? जहां पर हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं, दैट इज ये वाला। ये देखो गलत हो जा रहा है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ चला गया? कहाँ पर लिखा था मैंने? हाँ, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो यहाँ पर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर क्या कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है? 8 का मतलब 8 ही है। और ये जो है ये हम लोग का क्या है? देखो दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, एक सिंपल यानी कि अनग्रुप्ड, एक ग्रुप्ड। ठीक है, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये दोनों तरीका जो है हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए ही है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगर कंटिन्यूअस है मेरा वेरिएबल तो क्या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पॉसिबल है? सिंपल मतलब तो ये है, कंटिन्यूअस वेरिएबल में ये कैसे एप्लीकेबल होगा? सोचो, 8 का मतलब तो 8 ही हुआ ना, मतलब इसमें कोई कंटिन्यूएशन वेरिएबल कहां से आएगा? 8, 9, 10, 12, 14, 14 ये सब इंडिविजुअल, 14, 19 इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो उसमें कंटिन्यूअस का तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना। तो अब बताओ मुझे सही आंसर क्या होना चाहिए 43 का? ए ही होगा। ए होगा ना इसमें? ए होगा, कंफर्म ए होगा। तो एक बार थ्योरी लेकिन रीड करना पड़ेगा, इससे 8 मार्क्स आता है, हम पहले बता दे रहे। इस चैप्टर से 8 मार्क्स आता है। तुम लोग को अगर मैथ में डर लगता है जैसे तुम लोग बोलते हो, ठीक है, अब कुछ तो चीज तुम लोग को पकड़ में रखना पड़ेगा इस मतलब इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, और पास भी देखो 40%, लेकिन वो तो एग्रीगेट में तुम लोग को ज्यादा लाना ही पड़ेगा, है ना। एग्रीगेट में 50% है, तो 8 मार्क्स वाला चैप्टर है, तो यहाँ से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। जो भी हम लोगों ने थियोरेटिकली लिखा है और समझा है उसको दिमाग में रखना है। सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा ना, समझना भी पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस खुद से जरूर करो। अच्छा 44 का देखो क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, शेयर मतलब वो जो शेयर, कंपनी का शेयर, इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो हम लोग किसी कंपनी के शेयर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, एट्रीब्यूट होगा, ए और सी? बताओ। डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट होगा, करेक्ट। ठीक है, क्यों डिस्क्रीट होगा बताओ, ये भी बताओ, ताकि बाकी लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तुम लोगों को तो बोलो डिस्क्रीट क्यों होगा। डिस्क्रीट आंसर करेक्ट आंसर है, बट क्यों डिस्क्रीट होगा ये बताओ, तब तक हम लिख ले 44 का ए। क्योंकि शेयर का तो कोई पर्टिकुलर नंबर ही होता है ना, वो कोई फ्रैक्शन या फिर हाँ वो पॉइंट तो में कभी नहीं पॉइंट आता। में नहीं आएगा, ये रीजन है, वो कभी पॉइंट में नहीं आएगा, इसीलिए डिस्क्रीट ही होगा। उसमें कंटिन्यूअस का तो कोई सवाल नहीं। जैसे 10 के बाद मान लो 100 रुपए वाला 10 शेयर है, ठीक है, तो फिर वो 10 ही रहेगा, उसमें कभी 10.5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कहाँ चला गया मेरा? यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा था, यहाँ मिल गया। अच्छा ये देखो, तो यहाँ पर हम लोग का 43 का अभी अभी हम लोगों ने आंसर किया। 43 का ए, 44 का भी ए होगा। ठीक है, 44 का ए क्यों होगा? क्योंकि शेयर, शेयर कोई फ्रैक्शनल चीज है नहीं कि कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो 10 रुपए से लेके 20 रुपए वाला, या फिर 20 रुपीज से लेके 30 रुपीज वाला कंपनी का कितना सारा शेयर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 10 से 20, तो ये मान लो 5 शेयर है। अब ये 10 रुपीज से लेके 20, या फिर ये ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स का बोला है, तो ये मुझे रुपीज नहीं, ये नंबर में लेना चाहिए। तो जो भी हो, शेयर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर अगर हम लोग दिखाते हैं कि कितने सारे शेयर है कंपनी का, तो वो कभी
कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं हो सकता है। 10 से 20 तक शेयर है तो क्या 10, 10.5 ऐसा बोल सकते? कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि शेयर कभी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है। तो ये अगर नहीं होगा, और एट्रीब्यूट तो होगा ही नहीं, क्योंकि एट्रीब्यूट जो है किसी चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, जैसे कि किसी का हैबिट, किसी का जेंडर, है ना। तो ये तो एट्रीब्यूट है नहीं, ये तो नंबर का ही बात हो रहा है। तो अगर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ए और सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है। वैसे भी इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि शेयर है तो फिर वो हम लोग का ऑब्वियसली जो है डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। तो 44 का ए हो गया। 45 देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है ऐसे कंपनी जो नॉर्मली लॉस में नहीं जाता है, बहुत ही मतलब उनका क्या होता है ना, मतलब उन्होंने जो है मतलब अप्स एंड डाउन नहीं है उनका, अप्स अप्स अप्स, ठीक है। तो ब्लू चिप मतलब जो बहुत दिनों से अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस में नहीं आया, तो ब्लू चिप का मतलब यही होता है, ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ब्लू चिप कंपनी जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है, मतलब इसका प्रॉफिट जैसे मान लो 2010 से लेके 2012, 13 ऐसे करके मान लो 2023 तक हम लोग ब्लू चिप कंपनी का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस ये क्या होगा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स ए और बी। आंसर देने के पहले हम तुम लोग को एक बात याद दिला देते हैं। हम लोगों ने प्रॉफिट का मतलब हो गया मनी, ठीक है। मनी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर हम लोग का कॉमर्शियल है तो क्या करना है, अगर हम लोग का डोमेस्टिक मनी है मतलब पर्सनल इनकम है तो क्या है, जैसे सैलरी वगैरह। तो उस बात को ध्यान में रख के मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसी भी कंपनी का हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे तो क्या वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, ए और बी होगा? एट्रीब्यूट्स तो होगा ही नहीं, वो तो किसी चीज का हैबिट होता है, ठीक है। तो फिर एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया यहां से, बाकी ए, बी और डी में से तुम लोग बताओ कि कौन सा आंसर होगा। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का जो है कॉमर्शियल का बात हो रहा है, कॉमर्शियल पैसे का बात हो रहा है, ठीक है। कॉमर्शियल अगर वैल्यूज हो तो फिर वो कंटिन्यूअस होगा। गुड आफ्टरनून सुनील। गुड आफ्टरनून मैम। 45 का देखो बी हो गया, ठीक है। 45 का हम लोग बी लिखेंगे। देखो आंसर तो हो ही जाएगा, लेकिन समझ के करना भी तो जरूरी है। अच्छा, इसके बाद 46 में देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। अब ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन जो है, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कौन सा, ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग? ये बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता था, ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग? उससे हम लोग अच्छा याद रख सकते हैं ना, ओवरलैपिंग होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, जैसे ऐसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, जहां पर 20 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हम लोग 20 को कहाँ मानते हैं, यहाँ मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने लिखवाया भी था, अगर तुम लोगों ने लिखा है तो देखो, लिखना तो जरूरी है, मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो अपर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट है। किसी भी क्लास लिमिट का जो कम वैल्यू लोअर, जो ज्यादा वैल्यू अपर क्लास लिमिट जो है उसका, अपर क्लास लिमिट को हम लोग जो है एक्सक्लूड करेंगे और यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एक्चुअली अगर पूछा जाए 20 का एग्जिस्टेंस कौन से क्लास में है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर है, यहाँ से 20 एक्सक्लूड है। अब ये पॉइंट मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। अब इसके हिसाब से तुम लोग बोलो ए बी सी में से कौन सा सही है। बोल रहा है एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बोथ क्लास लिमिट जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब 10, 20। मेरे एग्जांपल के हिसाब से एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, मतलब इसमें 10 एग्जिस्ट करेगा, 20 हट जाएगा। इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, दोनों में एक ही लैंग्वेज दे रखा है, आइदर बी और सी। बोलो कौन सा सही है, बताओ। बी होगा। बी होगा, ये तो अभी जो बताया उसको पढ़ के भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, और उसे हमेशा लोअर क्लास लिमिट के तौर पे नेक्स्ट क्लास लिमिट पे इंक्लूड करना होता है। तो 46 का बी होगा। तो काफी ध्यान से हम लोग को पढ़ना है, लेकिन नहीं तो ये सारी चीजों का आंसर फिर एक जैसा लगेगा। एक जैसा इसीलिए लगेगा अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। अभी तो मैंने देखो ये बता दिया, लेकिन ये चीज ही तो तुम लोग को दिमाग में रखना है ना, तभी तो तुम लोग आंसर कर पाओगे। 47 में देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब नॉन ओवरलैपिंग, जैसे कि 10 से लेके 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39। चलो एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। बोल रहा है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन का मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ दिस। देखो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूट यानी कि जो
क्वालिटेटिव डेटा है वो तो डायरेक्टली कभी यूज होता ही नहीं है, उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर करके यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट तो ये होगा नहीं, अब ये तीनों में से कुछ एक होगा। अब डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, या फिर ऑल दीज है, ठीक है। तो म्यूचुअली मैंने लिखवाया भी है, लेकिन समझ के मुझे बोलो कि म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन में ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। देखो डिस्क्रीट का मतलब 10 के बाद 11 ही आएगा, उसके बाद 12, 13, 14 ये। अब देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, 10 भी आएगा, 10.1, 10.02 सारे डेटा आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब ये दोनों में से कौन सा सही लग रहा है, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो 19.5 का अगर चेक करें तो 19.5 ना तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में गैप के रीजन से, ठीक है। दैट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो इस तरीके का डेटा जो है वो हम लोग के कौन से वेरिएबल के लिए फिर सूटेबल नहीं हुआ, बोलो। गुड आफ्टरनून क्रिश। अच्छा बोलो आंसर फिर क्या होना चाहिए, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए ज्यादा सूटेबल है कि कंटिन्यूअस। ये देखो मैंने एग्जांपल दे ही दिया, अगर 10 से लेके हम लोग ये 39 तक देखे तो ये यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएबल 19.5 का जगह तो इस तरीके के रेंज में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये होता 10 to 20, मैंने तो लास्ट दिन यही एग्जांपल दिया था ना, इसमें 19.5 भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो है सूटेबल हुआ, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। और इंक्लूसिव वाला फिर किसके लिए मतलब ज्यादा सूटेबल हुआ, क्या इसमें 19.5 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ये गैप में वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये गैप के वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये किस तरीके के वेरिएबल के लिए सूटेबल है, 19.5 के लिए तो है नहीं, तो फिर किस तरीके के वेरिएबल के लिए सूटेबल है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, ऑब्वियसली डिस्क्रीट ना। और वैसे भी डिस्क्रीट में फ्रैक्शन होता नहीं है, डिस्क्रीट के लिए क्यों सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर 10 से लेके 19 के बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन 19.5 नहीं आएगा। यहाँ पर भी सेम रीजन हो रहा है, यही चीज मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को सेम एग्जांपल से बताया था, ठीक है। तो 47 का ए, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, अगर समझोगे नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। ये देखो जो मैंने लिखवाया था ना कि कौन से के लिए बेनिफिट ज्यादा होगा, तो फिर तुम लोग को इसको ये देखो, एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और म्यूचुअली इंक्लूसिव जो है, ये देखो एक्सक्लूसिव, और ये रहा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव किसके लिए, एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर तो दिमाग में इसको रट लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यों रटे हम लोग को तो याद मतलब समझ में आ रहा है ना कि चीज क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव होने से क्या होगा। अब 48 का देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ऐसा वाला क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूसिव मतलब ओवरलैपिंग, इज यूजुअली मीन्ड फॉर डिस्क्रीट। क्या इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल आ सकता है, मतलब कंटिन्यूअस, जैसे 10 से 30 में कोई भी वेरिएबल आ सकता है, बिल्कुल कोई भी वेरिएबल आ सकता है। अगर 19.95 भी है तो भी आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 20 जो है ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसका एंडिंग कहां पर होगा, 19.99999, मतलब सारे वेरिएबल्स इसके अंदर आ सकते हैं 10 से लेके 30 के अंदर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन वो बेस्ट किस तरह के वेरिएबल के लिए होगा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, एट्रीब्यूट, एनी ऑफ दिस। एट्रीब्यूट से तो कोई लेना देना है नहीं, अब ये दो तो फिर एनी ऑफ दिस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कोई आंसर हुआ ही नहीं ना, एनी ऑफ दिस, नन ऑफ दिस होता है, एनी ऑफ दिस थोड़ी ना होगा। तो ए और बी में से बोलो कौन सा सही आंसर होगा 48 के लिए। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर जो है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, यानी 48 का ऑप्शन बी। 48 का ऑप्शन बी। अच्छा 49, द एलसीबी। एलसीबी क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। ये क्या है, बोल रहा है कि एन अपर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, ए लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, ए एंड बी, ए और बी, ठीक है। अच्छा सबसे पहला बात है इसको समझो, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या था, याद करो हम लोगों ने पहले क्लास लिमिट पढ़ा था, दैट इज लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और क्लास बाउंड्री क्या था, क्लास बाउंड्री का मतलब होता था हम लोग का, देखो अगर हम लोग का जो है ओवरलैपिंग वाला क्लासेस है तो उसमें लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट था, अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू अपर क्लास लिमिट था, जहां पर हम लोग का 10 to 20, 20 to 30 यानी कि ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट था। और जहां पर नॉन ओवरलैपिंग था, ठीक है, जहां पर नॉन ओवरलैपिंग था वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि लोअर क्लास बाउंड्री को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे, लोअर क्लास लिमिट से माइनस कर देंगे d/2, और d/2 का नॉर्मली वैल्यू 0.5 होता है, और
जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें हम लोग अपर क्लास लिमिट में d/2 यानी कि 0.5 नॉर्मली जो आता है उसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड है क्वेश्चन। बोल रहा है लोअर क्लास बाउंड्री, यानी यहां से ये देख सकते हैं, यहां से हम लोग ये चीज को देख सकते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री इज क्या है, एन अपर क्लास लिमिट टू LCL। गुड आफ्टरनून मानसी। बोलो आंसर क्या होगा। द लोअर क्लास बाउंड्री इज एन अपर लिमिट टू LCL, ए लोअर लिमिट टू LCL, ए एंड बी, ए और बी। बोलो। अरे सारा चीज बता दिया फिर भी नहीं बोल रहे हो तुम लोग। लोअर क्लास बाउंड्री कैसे मिलता है, लोअर क्लास बाउंड्री बेसिकली है क्या, लोअर क्लास लिमिट को और भी कम करना। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट को और भी कम कर, बी होगा ना, लोअर लिमिट टू LCL। LCL का और भी लोअर लिमिट, LCL को माइनस कर रहे हैं ना, LCL जो भी रहेगा उसे हम और भी 0.5 से माइनस कर देंगे, तो लोअर क्लास बाउंड्री मतलब क्या, लोअर लिमिट टू LCL, LCL का और भी लोअर वैल्यू। 49 का बी हो गया। ठीक है, अच्छा 50। अपर क्लास बाउंड्री, अब बताओ अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा, अपर लिमिट टू UCL, लोअर लिमिट टू LCL, बोथ ए एंड बी, ए और बी। अब तो बताओ कौन सा होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। अपर मैम लिमिट इसका ए हो। ए होगा, ए होगा ना, 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकलेगा, अगर हमारा नॉन ओवरलैपिंग है तो जो अपर क्लास लिमिट रहेगा उसको और भी हम लोग d/2 से बढ़ा देंगे, तो एन अपर लिमिट टू UCL, UCL का और भी अपर वैल्यू। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ क्लास, लेंथ मैंने बताया था, लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का डिफरेंस, लेकिन बेसिकली क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस को बोला जाता है लेंथ। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज क्या होगा वो तो डिपेंड कर रहा है, अगर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा तो क्लास बाउंड्रीज ढूंढना पड़ेगा, और अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो जो लोअर जो क्लास लिमिट्स है वही क्लास बाउंड्री होगा। ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, ओवरलैपिंग के केस में जो क्लास लिमिट है वही क्लास बाउंड्रीज हो जाता है, यानी क्लास बाउंड्रीज का यहाँ पर डिफरेंस निकालो या क्लास लिमिट का निकालो, लेंथ निकल के आ जाएगा। और अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो हम लोग को क्लास लिमिट को पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा क्लास बाउंड्रीज में, फिर हम लोग डिफरेंसेस चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा लेंथ क्या है। अब बताओ सही आंसर क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, ए और बी, बोथ ए एंड बी, कौन सा सही लग रहा है, बोलो कौन सा होना चाहिए। तो क्लास लेंथ का हाँ बोलो, बी नहीं होगा, सी होगा मैम, सी सी। सी होगा, बी में हमको डाउट हो रहा है, ए तो कंफर्म है। ए ही होगा ना, देखो ए ही होगा, ए कंफर्म है, ए होगा, क्यों बाकी क्यों नहीं होगा, मैंने अभी अभी तुम लोग को क्या बोला, या फिर डेफिनेशन हमें क्या बोलता है, लेंथ का मतलब क्या हो गया, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, लेंथ का मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज अगर हम लोग का ओवरलैपिंग है तो क्लास बाउंड्रीज अलग से निकालने का जरूरत नहीं होता है, वहां पर क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट के बराबर होता है, मतलब क्लास लिमिट जो है वही क्लास बाउंड्रीज है, तो क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस निकालेंगे लेंथ मिलेगा। और अगर नॉन ओवरलैपिंग वाला केस है तो वहां पर क्लास लिमिट को ट्रांसफर करेंगे क्लास बाउंड्रीज में, फिर डिफरेंसेस निकालेंगे। मेरा बात समझ में आया, क्यों यही वाला होगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट इज नॉट लेंथ, क्योंकि क्लास लिमिट, क्योंकि हम लोग को क्या पता कि ओवरलैपिंग का बात हो रहा है नॉन ओवरलैपिंग, हमें तो जनरल आंसर देना है ना। तो लेंथ का मतलब क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। ये देखो यहां पर जब मैंने लेंथ लिखवाया था, कहां लिखवाया, यहां पर इसके बाद लिखवाया होगा, ये रहा देखो, दीज आर एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल, किसी भी क्लास इंटरवल का जो एक्चुअल क्लास लिमिट होगा उसको बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज। अच्छा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास लेंथ, कहां चला गया, क्लास लेंथ, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, लिखवाया तो होगा मैंने जरूर, ये रहा, ये देखो क्लास लेंथ में मैंने क्या लिखवा रखा है, मैंने लिखवाया है लिमिट, मैंने क्या लिखवाया बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज का बात जो आ रहा है, अगर हम लोग का
ओवरलैपिंग होगा, इसीलिए तो मैंने ये छोटा छोटा एग्जांपल करवाया था, तब लगेगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो कितना जरूरी है। अगर हम लोग का यहाँ पर ये देखो मैंने क्लास बाउंड्रीज भी यहाँ पर लिखवाया, क्लास बाउंड्रीज इक्वल टू क्लास लिमिट हो जाएगा अगर ओवरलैपिंग है, और अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो क्लास बाउंड्रीज को क्लास लिमिट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन लेंथ तो मुझे बोल रहा है बाउंड्रीज का ही डिफरेंस, अब बाउंड्रीज कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी ट्रांसफर करना पड़ेगा या नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो तो हमें डिपेंड करेगा कि क्लासिफिकेशन ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है। जहां पर क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज बराबर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्लास लेंथ के लिए क्लास लिमिट का डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, वहां तो क्लास लिमिट ही क्लास बाउंड्रीज है, तो हम लोग क्लास वहां पर जो क्लास लिमिट है उसका डिफरेंस जरूर निकालते हैं, बट उसे कंसीडर तो क्लास बाउंड्री की तरह ही ना करेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने जो छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखवाया था, क्यों लिखवाया था, ये देखो यहाँ जहां पर मैंने क्लास लिमिट एज वेल एज क्लास बाउंड्रीज, ये रहा एज वेल एज क्लास बाउंड्रीज मैंने क्यों लिखवाया था, इसी वजह से। ये देखो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल एग्जाम टाइम में देख के जाओगे तो और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देखो ये क्या था, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में जो क्लास लिमिट है वही क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। तो क्लास लेंथ अगर इसमें कोई मुझे पूछे, ठीक है, तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये गलत होता है। मुझे हालांकि आंसर एक ही आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्रीज, चाहे जितना भी दोनों डेटा सेम क्यों ना हो, लेकिन मेरा डेफिनेशन तो वही होना चाहिए। अब यहाँ पर दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला है। तो क्लास लेंथ हमेशा बाउंड्रीज का डिफरेंस बताता है। अब बाउंड्रीज हमें ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, और ट्रांसफर करना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, जो कि यहाँ पर है। ये देखो जो कि यहाँ पर है, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, इसको क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ा, लेकिन इससे डेफिनेशन नहीं बदलना चाहिए। क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस ही हम लोगों का क्लास लेंथ होगा, नहीं तो हम लोग कभी क्लास लिमिट को माइनस कर रहे हैं कभी क्लास बाउंड्रीज को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस ही हमें क्लास लेंथ बताता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इतना कुछ फिर से क्यों बताया, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो कि 51 का सही आंसर क्या होगा। अभी देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को पता है, वहां पर एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, तो फिर तुम लोग को उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो जो भी हो 51 का आई होप कि तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो मुझे बोलो, हम फिर से बता देंगे। लेकिन मेरा ये बार बार गुम हो जा रहा है, जहां पर मैंने लिखा था कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो 51, हाँ बोलो तुम लोग को समझ में आया 51 का क्यों ए ही आंसर होगा, ये अगर समझ में आया तो मुझे एक बार बता दो कि हाँ क्लियर हो गया। बोलो समझ में आया 51 का क्यों ए ही होगा। हाँ सर। ठीक है चलो। फॉर ए पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री, फिर से देखो क्वेश्चन अच्छे से सुनो, क्लास बाउंड्री का बात हो रहा है। द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एडेड अप टू, अगर हम लोग किसी क्लास बाउंड्रीज का फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, ठीक है, अब अगर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं लेस देन टाइप में और मोर देन टाइप में, तो एडेड अप टू जो लास्ट ऐड करके हमारे पास वैल्यू आएगा वो क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, ए और बी, नन ऑफ दिस, बताओ। टोटल आएगा। टोटल आएगा ना, टोटल आएगा ऑब्वियसली। जब भी हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, चाहे उसे लेस देन टाइप में करो या मोर देन, मैंने क्या लिखवाया था, लेस देन मोर देन, इस तरीके से लैंग्वेज रहता है, इसीलिए हम पहले लिख लेते 52 का ए, अब दिखाते हैं क्यों 52 का ए ही होगा। ए सही आंसर हुआ है, ए क्यों होगा यहाँ पर क्यूमुलेटिव, ये देखो लिखा मैंने, यहाँ पर देखो मैंने लिख के इसीलिए दिखाया है। ये कौन सा है, ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दोनों केसेस में एडेड अप टू कितना हुआ, इसमें यहाँ पर हम लोग ऐसे करके ऐड करके आ रहे थे, ठीक है, तो एडेड अप टू 18, 18 क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐड करके गए, एडेड अप टू कितना है 18, 18 क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ये ऑप्शन ए होगा टोटल 50% का कोई बात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही मतलब गलत दे रखा है, ठीक है। तो फिर अगर बी ऑप्शन गलत है तो ए और बी तो होगा नहीं, और नन ऑफ दिस भी नहीं है, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी करेक्ट आंसर है। 53 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, ये तो फॉर्मूला था, याद करके बताओ, मैंने पॉपुलेशन और एक जगह पे कितने लोग रहते थे उसके हिसाब से मैंने डेंसिटी बताया था, पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसी के साथ कंपेयर करके सिखाया था। तो एक बार कॉपी में देखो, फॉर्मूला देख के बताओ।
अपने आप कॉपी में तुम लोग देखो, अपने अपने कॉपी में, और देख के मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल का आंसर क्या होगा, रेशियो किस चीज का बनता है। देखो अगर लिखे होते ना तो देख के बता देते। डी होगा। बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो? डी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। हाँ, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, इसमें फॉर्मूला देख के बताना ही था और कुछ नहीं। और अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो नहीं लिखना, लेकिन स्मार्टनेस नहीं होगा, इतना हम बोल सकते हैं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कोई जरूरत नहीं है लिखने का, हम लोग कर लेंगे, तो ऐसा हम बताते हैं, पहले भी हुआ है, ठीक है, पहले भी बैच में ऐसा हुआ है कि लिखा नहीं है, उसके बाद पूरे बुक से लिख लिख के पागल, और इतना इतना फॉर्मूला लिख लिया गया है कि खुद ही को नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। अब हम इस चीज को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे ऑन दैट मोमेंट, क्योंकि देखो एक एक टॉपिक पे 4 4 5 5 क्लास देने के बाद, इतना इलाबोरेटिव वे में बोलने के बाद, अगर एग्जाम टाइम में तुम लोग क्योंकि नहीं लिख रहे हो, फिर मैथ से लिख के लेके आ जाओगे और मुझे पूछोगे, तब मेरे लिए लेकिन बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से हम कंसाइज करके दे रहे हैं। अगर अभी भी गलती किए जा रहे हो तो कम से कम मेरे से ये जैम बोर्ड ले लो, लेके लिख लो, और अगर नहीं लिखोगे तो बहुत मुश्किल है, बोल दे रहे। अच्छा, इसके बाद देखो 54 में देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। एक क्लास के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये मैंने नहीं बताया, इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अच्छा देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैंने जो है तुम लोग को डेफिनेशन जरूर लिखवाया, एक फॉर्मूला जरूर लिखवाया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इसको समझाएंगे कि ये 0 to 1 या फिर लाइज बिटवीन 0 and 1, बोथ इंक्लूसिव बोथ एक्सक्लूसिव, ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ है। पहले हम समझाते हैं चीज को, देखो क्या है, तो इसको हम यहाँ पर समझाएंगे और 54 का आंसर बता देंगे, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पर बता देते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता ना लिखवाना, तो हम इतना बैठ बैठ के नहीं लिखते, हम बुक से ही दिखा देते, और उसके बाद ये क्लास, मतलब ये टॉपिक, ये चैप्टर मेरा कब का खत्म हो जाता। इसमें 4 क्लास तो क्या, 2 क्लास में ही खत्म कर देते हम, ठीक है। तो अभी एटलीस्ट लिखो जो लोग नहीं लिखे हो, और अगर सभी कोई नहीं लिखे हो तो भी लिखो, और क्या बोले। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन लिखवाया था, ठीक है। तो अगर हम लोग का यहाँ पर देखो, दो वैल्यूज बार बार हर जगह पे दिया हुआ है, 0 1 0 -1 0 1 -1 0, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर जीरो कैसे आएगा वो देखते हैं। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जीरो, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो कब आएगा, ये और ये डिवाइड करने से जीरो कब आएगा बोल सकते हो। क्लास फ्रीक्वेंसी जीरो होना चाहिए या टोटल फ्रीक्वेंसी जीरो होना चाहिए। क्या 0/0 होने से जीरो आएगा, या 0 बाई कुछ वैल्यू होने से जीरो आएगा, या वैल्यू बाई जीरो होने से जीरो आएगा, बताओ इसमें से कौन से ऑप्शन में जीरो आएगा, या तीनों में ही जीरो आ जाएगा। 0/0 जीरो होता है, या 0 बाई समथिंग, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का कुछ वैल्यू आएगा तो जीरो हो जाएगा, या क्लास फ्रीक्वेंसी का कुछ वैल्यू होगा नीचे जीरो होगा तो जीरो आ जाएगा। कौन से केस में ये डिवाइडेशन में जीरो आएगा? 0 बाई वैल्यू में 0 आ जाएगा। कौन सा बोलो, ए बी सी, कौन सा बोलो, ए बी और सी? बी वाले में। बी वाले में 0 बाई कुछ वैल्यू होगा तो ही जीरो आएगा। इसमें क्या आता है पता है, ये क्या होता है, अन, कभी किए हो कैलकुलेटर पे तुम लोग? होता है। हम कैलकुलेटर पे एरर दिखा देता है। हाँ, एरर दिखाएगा। 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, और कभी कभी ई भी, रिजल्ट इज अनडिफाइंड, या फिर ई एरर दिखा सकता है, ठीक है। वैल्यू बाई जीरो, ये भी क्या आएगा, मान लो 2/0 करके देखो, कभी किए नहीं हो एक बार चेक करके देखो, कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, कोई भी डेटा, ये देखो लिख के दिखा रहे, तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं दिखाएगा, ये कंप्यूटर वाला है तो दिख रहा है यहाँ पर, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। हम लोग किसी भी डेटा को जीरो से डिवाइड, जीरो का कोई टेबल थोड़ी ना होता है, तो ये हम लोग, ये भी क्या हो जाएगा, कांट डिवाइडेड, ये ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है मैथ्स में, ठीक है। ये होने से जीरो होगा। अब बोल रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो कब आएगा, अगर हम लोगों का
क्लास फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ठीक है। ये 0 तब आएगा अगर क्लास फ्रीक्वेंसी 0 हुआ, ये प्रूफ हो गया ना। देखो ये ऊपर का क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 होने से हम लोग का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 आएगा। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी ही 0 है तो क्या मुझे क्लास बनाना चाहिए? मतलब क्लास का मतलब पता है ना, ये देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं, जैसे कि ये वाला। ये क्यों बनाते हैं? फ्रीक्वेंसीज को बताने के लिए। अच्छा 10 से 20 के अंदर इतने सारे डेटा है, बार बार क्या लिखें, इसको इस तरीके से दिखा रहे। जैसे मेरा पहला एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी का टेबल क्यों बनता है, ये देखो किसी को 12 ऐसा 12 जो है दो स्टूडेंट को मिला है, तो 12 दो बार लिखने के जगह हम 12 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। लेकिन अगर मेरा रिपीटेशन है ही नहीं किसी भी डेटा में, तो क्लास इंटरवल बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्लास बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर मेरा यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी ही 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, नो नीड टू मेक क्लास बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 वाला मैंने बताया कि कब हो सकता है। अब 1 का देखो, 1 कब हो सकता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल 1, ये कब होगा बता सकते हो? ये 1 कब होगा? ये और ये दोनों इक्वल होने से 1 होगा, बोलो हाँ कि ना। क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने से 1 कब आएगा? किसी भी डेटा को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू 1 कब आएगा? यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है, दोनों अगर इक्वल होगा, ये दोनों अगर इक्वल होगा तभी ना 1 आएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 कब आएगा? अगर क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मेरा जितना सारा क्लास फ्रीक्वेंसी है उतना ही मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोगों का जो है क्लास बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग का जितना सारा क्लास फ्रीक्वेंसी है उतना ही सारा टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अच्छा इसमें भी लेकिन हमें क्लास बनाने का क्या जरूरत है? अगर मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी से बराबर है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्लास फ्रीक्वेंसी मान लो जितना आ रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी उतना आ रहा है। मतलब इसको हम कैसे बोले, जैसे मान लो यहाँ पर 12 है, ठीक है, ये भी हम लोग का मान लो यहाँ पर 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये सब जो है, मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसीज जो है इस तरीके से ऑकर नहीं करेगा, जैसे कि क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है क्लास फ्रीक्वेंसी भी उतना सारा ही है, तो फिर क्लास बना के फायदा क्या है? मतलब एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने बनाया था उससे ही समझा देते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कब बना था, हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर 5 का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि क्लास फ्रीक्वेंसी और जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो बराबर है, मतलब इस क्लास का फ्रीक्वेंसी भी 18 है और टोटल भी 18 है, मतलब एक ही क्लास बनेगा, ठीक है। अगर मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी जो है मान लो ये 5 है और टोटल भी 5 है, जैसे 10 to 20 ये 5 है और इसके आगे कुछ नहीं है, टोटल भी 5 है, तो क्लास बना के फायदा क्या है? तो क्लास बना के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। एक डेटा के लिए क्लास बना के क्या फायदा है? वही बोल रहे हैं कि इसमें क्लास बनाने का फिर कोई सेंस नहीं होता ये दोनों केस में, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग का 0 होके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 होने का मतलब है क्लास फ्रीक्वेंसी है ही नहीं उसमें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 होने का मतलब हो जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा उसका आंसर तभी आएगा अगर वो 0 या 1 के अलावा कुछ होगा, ठीक है। 0 या 1 के अलावा कुछ होगा, तो इसका मतलब ये कितने वैल्यूज के अंदर लाई करेगा ये हमें पूछा गया है। तो बोल रहा है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव, लाइज बिटवीन -1 एंड 0, लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो देखो -1 to 1 वाला कंसेप्ट, ये यहाँ पर माइनस कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज कभी माइनस में नहीं होता है। माइनस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो ये वाला डेटा या तो ये वाला डेटा माइनस होना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिवाइड करके माइनस में आंसर आएगा, या तो क्लास फ्रीक्वेंसी माइनस में होना चाहिए या टोटल फ्रीक्वेंसी, बट हमें पता है कि फ्रीक्वेंसीज कभी माइनस में होता ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर फिर नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव तो तब आएगा ना जब क्लास फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है।
इसलिए ये दो आंसर तो भूल ही जाओ। अब बचा दो चीज, बोल रहा है 0 से लेके 1 के बीच में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, या फिर 0 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो तो होगा ही, फिर कॉमा देके बोथ इंक्लूसिव का मतलब है 0 एंड 1 भी होगा। इसका मतलब होता है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लाइज बिटवीन 0 एंड 1 मतलब 0 एंड 1 के बीच का डेटा। और ये जो कॉमा देके बोथ इंक्लूसिव मतलब 0 एंड 1 भी होगा। लेकिन अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया 0 1 होने से क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए। अगर मेरा पॉइंट तुम लोग को समझ में आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का वैल्यूज का, तो मुझे बोलो 54 का सही आंसर क्या होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे। 54 का आंसर फिर क्या होगा? ए होगा। ए होने से तो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और ये हाँ ए होगा। सही सही बोले हो, ठीक है। मुझे लगा बहुत इंक्लूसिव ये वाला है, नहीं ए ही होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर लाइज बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए, बट 0 1 नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसीलिए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि 0 होने का मतलब है ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 होने का मतलब भी है नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 होने से तो क्लास इंटरवल बना के फायदा ही नहीं है, और 0 भी होगा तो क्लास इंटरवल नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग का आंसर 54 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, तो अभी तुम लोग को बताया। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम फिर से बता देंगे। पहले तो नहीं बताया ना एक बार भी, तो अभी फिर से बता देंगे अगर कोई भी डाउट है तो। पता नहीं कहाँ गुम हो जा रहा है बार बार। 54 का ए, ठीक है। अच्छा 55, मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो मोड बोलो, कौन से ड्रॉ से मोड निकलता है। ये मैंने लास्ट दिन ड्रॉ कर करके दिखाया था तुम लोग को। हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप ऑगिव्स, मोर देन टाइप ऑगिव्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप ऑगिव, मोर देन टाइप ऑगिव और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड जो है वो कौन से वाले डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मोड निकालते हैं, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। लेकिन कौन सा ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो हमें मोड को मोड बता देगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन ही मोड बता देगा। ये मैंने लिखवा दिया था, इसीलिए ही तो लिखवाया है। लेकिन तुम लोग मुझे नहीं लगता है लिखे हो कोई भी। अब ढूंढो कहाँ पर मतलब पूरे बुक में ढूंढते रहो कहाँ पर है, नहीं मिलेगा। हिस्टोग्राम होगा। हिस्टोग्राम होगा, करेक्ट। 55 का ए हिस्टोग्राम, अगर लिखे हो तो मिल जाएगा। 55 का ए हिस्टोग्राम जो है उसमें हम लोग को जो मोड मिल जाता है। मैंने ये सब पॉइंट लास्ट दिन जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तब बोल भी रहे थे तुम लोग को कि ये सब आएगा, ठीक है। ये सब हम लोग का एमसीक्यूज में एग्जाम में भी आएगा, और यहाँ पर जब डिस्कस करोगे तो भी आएगा। ये देखो हिस्टोग्राम बना था, यहाँ पर स्टार्टिंग में हिस्टोग्राम ही हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था। यहाँ पर लिखवाया हुआ भी है कि ये देखो ये मोड, ये ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमें मोड मिल जाएगा। और मोड के लिए ये देखो यहाँ पर मैंने अलग कलर से भी दिखवाया लिखाया था, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोड ऑल्सो। इसको इन्वर्टेड कॉमा में दिखा दिया था, क्योंकि मुझे पता है ना ये सब क्वेश्चन आता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कौन से वाले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मीडियन मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप ऑगिव्स, नन ऑफ दिस। मीडियन, मीडियन और क्वार्टाइल दोनों ही मिलता है। वैसे यहाँ मीडियन का बोला है, मीडियन मिलेगा तो मीडियन और क्वार्टाइल। क्वार्टाइल दोनों सेम है क्या? हाँ मीडियन क्वार्टाइल क्यों सेम है, ये देखो किसी भी डेटा को अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वार्टाइल 1, ये हो जाता है क्वार्टाइल 2। क्वार्टर, क्वार्टर से क्वार्टाइल, क्वार्टर का मतलब 1/4, ठीक है। तो क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। अब इसमें से बोलो मिडिल वाला कौन सा है, ये मिडिल क्रॉस है कि नहीं। मतलब ये रहा एक लाइन 1 2 3 4 ऐसे बताएंगे, ऐसे में कंफ्यूजन होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा मान लो जितना भी है, मान लो ये है पूरा वैल्यू जो है ये है 10, ठीक है। तो 10 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से 2.5 होगा। मान लो यहां से लेके यहां तक का लेंथ है 2.5, यहां से यहां 2.5, यहां से यहां 2.5, यहां से यहां 2.5। तो ये कट हुआ यहाँ पर जो कट हुआ इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 1, यहाँ जो कट हुआ इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 2, यहाँ जो कट हुआ इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 3, यहाँ जो कट आ गया इसको बोलेंगे क्वार्टाइल 4।
मतलब मान लो एक लकड़ी को तुम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो पॉइंट करोगे ना कि मुझे यहाँ कट करना है, फिर यहाँ कट करना है, फिर यहाँ कट करना है, फिर यहाँ कट करना है, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें से ये तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर पूछा जाए कि लकड़ी को अगर मिडिल से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कौन सा कट हमारा एग्जिस्ट करेगा, Q1, Q2, Q3 या Q4? अगर मिडिल से 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो कौन सा होगा? Q2। Q2। तो Q2 मतलब मिडिल, मिडिल को स्टैटिस्टिक्स में बोला जाता है मीडियन, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मीडियन। इसीलिए क्वार्टाइल जहां मिलेगा वहां मीडियन भी मिल जाएगा, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब है Q1, Q2, Q3, Q4, और Q2 मिला मतलब मीडियन भी मिला, इसीलिए दो चीज इक्वल है, ठीक है। अब मुझे बोलो कि मीडियन जो है कौन से डायग्राम से होता है, ये भी मैंने ड्रॉ भी किया था, तुम लोग को दिखाया भी था। चलो तुम लोग तो लिखे हो कि नहीं, हम यहाँ से दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने तो मेरा पार्ट का टास्क किया है। देखो तुम लोग नहीं कर रहे हो अपना काम, यहाँ पर ऑगिब्स में होता है, ये देखो यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, ये लिखवाया भी है मैंने, ये रहा क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टाइल और मीडियन भी दिखाई देगा, ये रहा एक्स एक्सिस। ये जो कट बना इसे हम लोग बोलेंगे मीडियन। ये जो कट होगा ना, ये तो मैंने फ्री हैंड में ऐसे ही ड्रॉ किया था, जहां पर कट होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो मीडियन वैल्यू निकल के आता है। तो ये कौन से वाले केस में है, ऑगिव के केस में। अब यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, देखो सी होगा, लेकिन यहाँ ना मोर देन टाइप दिया है, एक्चुअली ये ऑगी भी देना चाहिए, क्योंकि मोर देन हो या लेस देन हो दोनों में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक। लेस देन भी दिया हुआ है, नहीं ये तो मोड वाला है, हम गलत वाले में कर दिए, ये वाला हाँ सी होगा। अब ये जो है लेस देन दिया हुआ है, लेकिन सही मुझे लगता है कि सिर्फ ऑगिव होना चाहिए, ठीक है, दोनों से ही होता है लेस देन और जो है क्या बोलते हैं उसे मोर देन। एक्चुअली इसका सही आंसर ऑगिव होना चाहिए, बट जो ऑप्शन दिया हुआ है तुम लोग सी लिख सकते हो, लेकिन इसका सही इंटरप्रिटेशन जो है वो सिर्फ ऑगिव होना चाहिए, 56 का सी हो जाएगा। अच्छा 56 का सी। 57 a comparison among the class frequencies is possible only in, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन करना है तो किसमें पॉसिबल है, क्लास फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ऑगिव, ए और बी, बोलो। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में हम लोग फ्रीक्वेंसीज का जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये देखो ऐसा बनता है ना, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, फिर सपोज ऐसा बन गया, फिर ये तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये ड्रॉ हो रहा है, तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी, ये जो बन रहा है ना फ्रीक्वेंसी बेसिस पे, ये जितना मतलब लेंथ इसका कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ऐसा ड्रॉ होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा, ये इंडिविजुअली लिख के ऐसे करके ड्रॉ होता है, ये मैंने दिखाया भी था। ये देखो ये हिस्टोग्राम आंसर होगा 57 का बी, हम लिख लेते हैं और एक बार समझा भी देते हैं तुम लोग को। ये देखो यहाँ पर ये रहा हिस्टोग्राम, ये जो बना है, ये जितने भी ये ऐसे ऐसे जो है रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ये सभी हमें फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये फ्रीक्वेंसीज कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, उसके बारे में तो मैंने लिखवाया भी है। कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस आर पॉसिबल, दो अलग अलग क्लासेस के बीच के जो फ्रीक्वेंसीज है उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्यों नहीं होगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें ये इंडिविजुअल वैल्यू के लिए वैसे भी चलता है, ये कोई क्लास इंटरवल के लिए नहीं है। हाँ क्लास इंटरवल के लिए बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन मोस्ट सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ क्लासेस है, जहां पर हम लोग ग्रुप्ड में नहीं बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो कुछ कंपेरिजन हम लोग, ये जो है ये इंडिविजुअल वैल्यू को बता रहा है, तो इससे हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये देखो इससे हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर डिफरेंट क्लासेस बोला है वैसे भी, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ तो क्लासेस बना ही नहीं है हम लोग का, ठीक है, तो ये हो जाएगा हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब जो लास्ट दिन मैंने बताया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व जो कि बेल शेप, यू शेप इस तरीके का होता है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो किस चीज का लिमिटिंग फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ए और बी, ए एंड बी, बताओ कौन सा आंसर होगा। ये भी मैंने ए और बी, सी होगा, ए और बी, अच्छा
मतलब या तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से बनेगा या फिर हिस्टोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, आइदर या तो ए है या फिर बी है, और इसका मतलब होता है बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। कौन सा सही आंसर होगा बोलो। डेफिनेशन याद है, मैंने लिखवाया था। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व ये देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम। और अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पर और लिखवाया है, तो तुम लोग ये तो देखो लैंग्वेज के हिसाब से मैंने लिखवा दिया, लेकिन हम ये क्या बोलना चाह रहे थे कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ये दोनों का क्या होना चाहिए, ये दोनों का जो है लिमिटिंग फॉर्म है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से सोचो, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सोचो कि मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया, मतलब इसका क्या करें अब, ये मैंने और लिखवा दिया था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझो कि फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बन सकता है, हिस्टोग्राम से भी बन सकता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, दोनों से ही ना बन सकता है, तो और में आंसर देना चाहिए या एंड में देना चाहिए। जैसे ये देखो एक्चुअली और से भी, ये देखो ये तो लैंग्वेज का एक इश्यूज हो सकता है। ये देखो ऐसा मान लो हम लोगों ने कोई डायग्राम बना लिया, ठीक है, ऐसा, ये कौन सा है, ये हिस्टोग्राम है, अब इसमें ऐसे करके बना दिया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बेल शेप्ड हो गया। अब ये मान लो जो पॉलीगन है इसमें हम लोगों ने ऐसे करके बना दिया, तो ये हम लोग का कुछ ऐसा शेप्ड हो गया, या फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो मिक्स्ड शेप हो गया, तो दोनों से ही बन सक रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, तुम लोग अगर ऑप्शन में देखोगे ना तो मैट में शायद डी दे रखा है, एक बार चेक करो तो 58 का डी दिया है कि सी दिया है, डी। डी। तो ये देखो ये ना एक लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। देखो ये बोल रहा है कि आइदर या तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से बनेगा या तो हिस्टोग्राम से बनेगा, ऐसा नहीं है, दोनों से ही बन सकता है। लेकिन लिखने के टाइम तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इससे भी बन सकता है या फिर इससे भी बन सकता है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि डी आंसर दो, कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम का लिमिटिंग फॉर्म है। तो इसके लिए तुम लोग भी ऑप्शन डी ही लगा दो, ठीक है, तो दोनों से ही बन सकता है, इसीलिए एंड यूज किया है। और डेफिनेशन को तुम लोग इसको एंड भी जो है कर सकते हो, ठीक है, इसको एंड भी कर सकते हो। हम एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखा है मैट में, मैंने तो और लिखवाया था, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एक लैंग्वेज इश्यूज हो रहा है, दोनों से ही बनेगा, अब और बोलो या एंड बोलो, वो तो बोलने का तरीका है। देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। Frequency curve is a smooth curve for which the total area is taken to be unity. It is a limiting form of histogram। और ये देखो यहाँ तो बोल रखा है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वैसे तो और बोल रखा है, लेकिन ऑप्शन में ये लोग डी बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये एक लैंग्वेज का इश्यूज है। अगर तुम लोग का ये आए, क्योंकि मैट में डी दिया है, देखो दोनों पॉइंट ही सही है, बोलने का तरीका है अपना अपना, कि हम लोग बोलेंगे कि जो मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हिस्टोग्राम से भी बन जाता है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बन जाता है, ऐसा बोलेंगे तो और आएगा। और अगर हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो हिस्टोग्राम से बनेगा और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बनेगा, तो एंड आ जाएगा। अब ये तो एक लैंग्वेज इश्यूज है, तो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो है तुम लोग के लिए ऑप्शंस जो है डी बोल रखा है, तो ये क्वेश्चन अगर एज इट इज आ जाए तो तुम लोग डी ही आंसर लिख देना, ठीक है। बाकी मुझे सी और डी में वैसा कुछ कंसेप्चुअली कुछ फर्क तो समझ में आया नहीं, ठीक है, तो तुम लोग डी लिख देना। लेकिन डेफिनेशन में तो इन्होंने भी और लिख रखा है, और वैसे भी ये दोनों से मतलब एक ही आता है, लैंग्वेज इश्यूज है और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग डी करना, बिकॉज ये इन्होंने डी फॉलो किया है, दोनों ही ठीक है, तो क्योंकि ये डी प्रेफर कर रहे हैं तो तुम लोग को भी डी प्रेफर करना पड़ेगा। अच्छा 59 मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व, बोलो फ्रीक्वेंसी कर्व अभी जो हम लोगों ने सीखा जो स्मूथली ड्रॉ होता है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सा है इसमें से, मिक्स्ड कर्व, यू शेप्ड और इन्वर्टेड जे शेप, बेल शेप्ड, सबसे पॉपुलर कौन सा है बोलो, सबसे बेल शेप। बेल शेप, ठीक है। ये मैंने लास्ट दिन थोड़ा थोड़ा जब बोल रहे थे एंड के टाइम, तो मैंने दिखाया भी था तुम लोग को मैट से कि सबसे पॉपुलर बेल शेप्ड होता है। इसके लिए देखो मैंने बेल शेप्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जितना जरूरत था उतना मैंने लिखवा दिया, ज्यादा तो लिखवाया नहीं। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था कि ये देखो इतने सारे चीजों को बेल शेप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है फ्रीक्वेंसी कर्व में। फिर बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, कौन से वाले फ्रीक्वेंसी कर्व से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जे यू बेल एनी ऑफ दिस, कौन सा होगा, बेल शेप। बेल शिफ्ट।
हाँ, बेल शिफ्ट होगा, ठीक है। ये देखो हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, ये सब के लिए बेल शिफ्ट यूज होता है। तो फिर तुम लोग को भी आंसर देना पड़ेगा। बेल शिफ्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वाला है, बेल शिफ्ट। अच्छा, ये हो गया 60 का ऑप्शन सी ना, सी था। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर जो मैंने 2 पॉइंट बाकी रखा था उस पे डिस्कशन कर लेते हैं, 37 और 38। 37, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है उसको किस चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो कौन सा आंसर होगा। 37 यहाँ पर ही समझा देते हैं, 37 और 38 को, ठीक है। पहले हम आंसर बता देते हैं क्या होगा, ये थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। 37 वाला जो है हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है। डी क्यों होगा वो हम बता देते हैं। डी में 2 पॉइंट है, देखो ए और सी। ए का मतलब है क्वालिटेटिव डेटा, सी का मतलब है डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। देखो क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। तो अगर हम लोग किसी रीजियन का डेटा बता रहे, ठीक है, अब रीजियन वाइज होता है, जैसे कि मान लो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, रीजियन हो गया। या फिर हम लोग का जैसे वेस्ट बंगाल में अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट है, वो भी रीजियन हो गया, ठीक है। जियोग्राफिकली अगर हम लोग किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग नॉर्मली जो है जियोग्राफिकली डिफाइन करते हैं। तो हम लोग का आंसर 37 का जो है, ये हम लोग का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। 37 का हम लोग आंसर बोलेंगे डी। इसको हम समझा भी देते हैं क्या होगा। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो है वो क्वालिटेटिव और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस के लिए यूज होता है, तो वर्टिकल बार डायग्राम जो है वो क्वांटिटेटिव के लिए यूज होगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है टाइम बेसिस पे जिस डेटा को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, यानी 38 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। 38 का ये एक्चुअली डी होगा आंसर, ये ना गलत दिया हुआ, इसको सही कर लो, ये होगा, ये डी जो है ये यहाँ पर बी होना चाहिए, इसको सही कर लो, ठीक है। इसको पहले सही कर लो फिर हम बताते हैं क्या आंसर होगा। इसको पहले तुम लोग सही कर लो, ये गलत दिया हुआ, इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये देखो ये वाला डी, बी और सी, ठीक है। डेटा आर क्वांटिटेटिव होना चाहिए, और सी का मतलब है वेरिंग ओवर टाइम, ठीक है। टाइम बेसिस पे जो डेटा होता है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिंग ओवर टाइम, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे। अब हम समझा देते हैं, पहले लिख लेते हैं डी, इसको पहले सही कर लो, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, 38 का ऑप्शन डी, 30 सी का डी और 38 का भी डी। लेकिन अब चीज को समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझा देते हैं, वहां लिख दिया मैंने, दोनों का आंसर डी होगा। और जिसमें ये चीज ठीक कर लो तुम लोग, ठीक है, ये बी और सी होगा। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग वर्टिकल बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पर ही करके दिखा रहे हैं, यहाँ करके दिखाते हैं, यहाँ तो आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ करके दिखा रहे हैं। सपोज वर्टिकल बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उतना अच्छा तो होगा नहीं, कोशिश कर रहे, देखो ऐसे होता है वर्टिकल बार डायग्राम। ये ऐसे बनेगा तो इसे बोलेंगे बार, मतलब क्या, जिसमें ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, हिस्टोग्राम जुड़ा हुआ होता है। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में कंफ्यूज मत हो जाओ, हिस्टोग्राम में एक के साथ एक एडेड होता है लेकिन इसमें नहीं होता। ये हो गया वर्टिकल। अच्छा, और अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे वो कुछ देखने में ऐसा होता है, ये हम लोग ये कहां पर पढ़े थे, बार डायग्राम होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और जो हिस्टोग्राम है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा डेटा, ठीक है, ऐसा करके होगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मान लो
यहाँ पर दिया हुआ है किसी एक कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 का प्रॉफिट, 2022 का, 2023 का, ठीक है। तो नॉर्मली वर्टिकल बार डायग्राम हम लोग टाइम, यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम को लिखते हैं और वाई एक्सिस में मान लो प्रॉफिट है या सेल है, कुछ भी, ठीक है, और कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। नॉर्मली वर्टिकल डायग्राम में एक्स में टाइम को ही लिखा जाता है, ठीक है, एक्स में हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं। इसीलिए वर्टिकल बार डायग्राम का यूज बोला गया है किस चीज के लिए होता है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा, या फिर इसको बोल सकते हो कार्डिनल। कार्डिनल ऑर्डिनल एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव या कार्डिनल। और जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है उसमें मान लो हम लोग जो है किस अलग अलग देश का मान लो जीडीपी बता रहे, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिख दिया अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मान लो या फिर ऐसे करते, चलो ऐसे करते, नेपाल, ठीक है, यहाँ लिख दिया बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया इंडिया, ठीक है, इसको कम कर देते हैं, ये और भी कम होना चाहिए। चलो वैसे हम रियल के हिसाब से कुछ बोल नहीं रहे, मुझे उतना डेटा याद भी नहीं है, चलो ये ऐसे और ये ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो कुछ रीजन वाइज कोई भी चीज का मतलब डेटा हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ये रीजन वाइज मतलब जियोग्राफिकली डिवाइड करके दिखाए, ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल डेटा, जियोग्राफिकल डेटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, 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 या फिर इसको ऑर्डिनल भी बोला जाता है, ऑर्डिनल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ऑर्डिनल मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, कार्डिनल मतलब जिसे डायरेक्टली काउंट कर सकते, तभी तो क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। ओ अच्छा, मैंने क्वालिटेटिव को यहाँ क्वांटिटेटिव लिख दिया, गलत हो जाता, क्वालिटेटिव यानी कि ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये तो देखो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर भी मैंने एक हिंट्स दे दिया, याद रह जाएगा। वर्टिकल जो डायग्राम होता है वो हमें क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो होता है वो हमें क्वालिटी के लिए बताया जाता है। देखो एक्चुअली ऐसे करके जो ड्रॉ है ना, वो डेटा वाइज देखने में बहुत ही दिक्कत होता है। क्या हम लोग डेटा वाइज ऐसे लिख के इसको ऐसे करके प्लॉट करने में हमारे लिए आसानी होगा कि ऐसे करके, ऑब्वियसली ऐसे करके प्लॉट करने में आसानी होगा। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना उसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, ये हमारे लिए ड्रॉ करना आसान होता है, ऐसे याद रखो। और ऐसा करके इसका बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हम लोग जो है क्वालिटेटिव डेटा का रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो मेरा दोनों में ऑप्शन डी आया, जैसे कि पहला वाला हम फिर से अब बता देते, एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम मतलब ये वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ए और सी। तो हम लोग को पता है कि जब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होगा इस तरीके का, तो ये हम लोगों को किस चीज का इंडिकेशन देता है, क्वालिटेटिव डेटा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो होगा ही होगा, लेकिन ए के साथ सी भी है, तो सी को पढ़ के देख लेते, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, स्पेस यानी जियोग्राफिकल वे में डिवाइडेशन, तो इसीलिए ए और सी दोनों बात ही करेक्ट है, ठीक है। मतलब या तो क्वालिटेटिव रीजन से हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बन रहा है, या तो डेटा वेरिंग ओवर स्पेस की वजह से जो है हम लोग का जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हो रहा है। अब देखो जियोग्राफिकल होने से भी होगा, या फिर किसी भी तरीके का क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कि मेल फीमेल रेशियोज, वो भी हो सकता है, मतलब सिर्फ जियोग्राफिकल वे से हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग को बोला है कि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का नॉर्मली एट्रीब्यूट्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, यानी जियोग्राफिकली जब हम लोग डेटा को डिवाइड करते हैं। और वर्टिकल बार डायग्राम का मतलब होता है जब हम लोग क्वांटिटी में कुछ बताते हैं, ठीक है, क्वांटिटी हमारे लिए मेन पार्ट रहता है। तो डेटा आर, ये तो होगा ही नहीं, ये तो क्वालिटेटिव दिया है, डेटा आर क्वांटिटेटिव। और देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ये गलत दिया हुआ है, ये होगा बी और सी, तो जैसे बी हम लोग को सही लग रहा है उसके साथ और सी है, तो सी को भी पढ़ के देखेंगे, व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, टाइम के बेसिस पे जब डेटा वेरिएशंस आता है, डेटा में वेरी करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज के लिए हम लोग वर्टिकल बार डायग्राम का यूज करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इससे तुम लोग आसानी से याद रख सकते हो कि क्या होना चाहिए। चलो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी नहीं सेट बी वाला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इसमें कैसे आंसर होगा। तो देखो सेट बी, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो तुम लोग बचपन में कभी पजल वगैरह किए होगे तो देखना, ये तो
तुम लोग ऐसे ही आंसर दे पाओगे अगर कभी आ जाए तो, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं। बोल रहा है देखो, आउट ऑफ 1000 पर्सन 25% वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, 1000 पर्सन में 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, रेस्ट वेयर एग्रीकल्चरल वर्कर, 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, 30% पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, तो अभी तक क्या बोला है, 1000 पर्सन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें से 25% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है और बाकी बचे हुए जो है वो एग्रीकल्चरल वर्कर है। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चरल वर्कर के बारे में यहाँ पर हमें जो है बाइफर्केशन दे रखा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड कप मैच कौन देखता है कौन नहीं देखता है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो वर्ल्ड कप चल रहा है टीवी पे उसमें 30% लोग जो है, 30% लोग, ठीक है, ये लोग 30% पीपल का मतलब ऐसा नहीं है कि कौन एग्रीकल्चरल है कौन इंडस्ट्रियल है, ये 1000 में से 30% पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो नहीं देखते हैं मैच उनमें से 30% लोग जो है इंडस्ट्रियल वर्कर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। तो ये पूरा चीज जो है पजल जैसा है, इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या है, दो टाइप ऑफ वर्कर है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल। अब इसमें क्या फर्दर बाइफर्केशन है, वर्ल्ड कप देखते हैं और वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल से आसानी से बनेगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर है एक और एक है एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर। ठीक है, तुम लोग बताना, बहुत ही आसानी से आंसर दे पाओगे और देखना कितना इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये टोटल का कॉलम बना लिया, एग्रीकल्चरल बना लिया। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे टीवी कितने लोग देखते हैं और टीवी नहीं देखते हैं, वर्स्ट ऐसे लिखते हैं, वर्स्ट टीवी, वर्स्ट वर्ल्ड कप ऑन टीवी, नॉट वर्स्ट वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप देखते नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये टोटल का कॉलम बनेगा। यहाँ पर बोलो, पहले मुझे ये बताओ कि जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1000 पर्सन है, तो ये 1000 पर्सन मुझे क्या लिखना चाहिए, 1000 पर्सन मतलब हो जाएगा कि टोटल जितने लोगों पे ये सर्वे हुआ है, तो ये टोटल में मुझे 1000 लिखना चाहिए। ठीक है, टोटल 1000 पर्सन है एंड इसमें से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर है 25%, तो 25% मतलब कितना होगा, 1000 पर्सन में से अगर 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है तो कितना हो जाएगा, बताओ। 250। 250, हाँ 250 कहाँ लिखे, 250 तो टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो कहाँ लिखेंगे टेबल में, यहाँ 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 कहाँ लिखे, मतलब यहाँ हम लिख देते ए बी सी डी ई एफ जी एच, बोलो कहाँ लिखे, जी में। जी में टोटल में लिखना पड़ेगा ना, यहाँ भी टोटल लिखो। ठीक है, यहाँ भी टोटल लिखो तो समझ में आएगा। तो यही है टेबल का, बस इतना तुम लोग को समझना है कि कहाँ लिखना पड़ेगा। तो 1000 में से 250%, ठीक है, परसेंट नहीं, 25% यानी 250% अगर इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये टोटल 1000 है, तो एग्रीकल्चरल कितने होंगे ये हम लोग निकाल सकते, बोलो एग्रीकल्चरल कितने होंगे, 750। 750, तो एच में लिख देते हैं 750। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैच, तो वर्ल्ड कप देखते हैं 300 कहाँ लिखे, टोटल 300 लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, 300 कहाँ लिखे, ए बी सी डी ई एफ कहाँ लिखे, बोलो सी। बोलो और एक बार बोलो, सी में। सी में लिखना पड़ेगा, सी। 300 लोग जो है वे वर्ल्ड कप देखते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर। अच्छा, 300 लोग अगर वर्ल्ड कप देखते हैं तो वर्ल्ड कप नहीं देखते ऐसे कितने लोग हैं,
1000 में से 300 लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, तो कितने लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं? 700 लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें से जो नहीं देखते उसमें से 30% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है। तो 30% कितना होगा? 700 का 30% जो होगा वो कहाँ लिखना चाहिए मुझे बोलो? वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो किस में लिखे? ए बी डी ई, किस में लिखे? नहीं समझ में आया? 1000 में से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है। ठीक है, तो ये देखो सिंपल सा बात है, अगर 1000 में से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है यानी 250, तो एग्रीकल्चरल वर्कर 75% यानी 750। तो इससे टेबल बन जाएगा, ये देखो 250, 750, 1000। ठीक है, सीधा सीधा बन गया। टोटल कॉलम में मैंने लिख डाला, क्योंकि देखो अगर हम लोग टेबल के हिसाब से टोटल करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वर्ल्ड कप देखते, वर्ल्ड कप नहीं देखते, टोटल ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, टोटल ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर, टोटल ऑफ पर्सन, तो इसमें से इतने परसेंट जो है इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो बाकी बचे हुए एग्रीकल्चरल हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि टोटल जितने पॉपुलेशन में ये सर्वे हुआ है उसमें से 300 लोग जो है वर्ल्ड कप देखते हैं, तो देखते कितने नहीं है? 700 लोग। अब बोल रहे हैं जो वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं उसमें से कितने एग्रीकल्चरल है वो बताया है, सॉरी इंडस्ट्रियल वर्कर है। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो मैचेस नहीं देखते हैं 700, इसमें से 30% बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो कहां पर लिखना चाहिए मुझे और कितना लिखना चाहिए बताओ? डी में लिखेंगे 210। हाँ, डी में लिखेंगे 210। 700 का 30% यहाँ पर 210% ऐसे है जो कि वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर है। ये लिखने के बाद क्या ये निकाल सकते हैं हम लोग? ई भी तो निकाल सकते हैं कि कितने ऐसे एग्रीकल्चरल वर्कर है जो कि वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं। 700 लोग नहीं देखते, उसमें से 210 इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो फिर जो एग्रीकल्चरल वर्कर है वो कितने होंगे? 700 490। माइनस, हाँ 490। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो, नहीं भी पढ़ोगे तो डायरेक्ट इसमें बैलेंस कर करके भी निकाल सकते हैं हम लोग, फिर भी हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी? ऐसे कितने एग्रीकल्चरल वर्कर है जो कि टीवी पे वर्ल्ड कप देख रहे हैं? ठीक है, तो एग्रीकल्चरल वर्कर टोटल 750 है, जिसमें से 490% ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं। ठीक है, तो कितने लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, यानी बी वाला निकालना पड़ेगा। बोलो कितना आंसर होगा, कितने लोग वर्ल्ड कप देखते हैं? 260। 750 माइनस 490 यानी कि 260। ठीक है, अब ये देखो पजल जैसा है, तुम लोग चाहो टेबल बना के करो, अगर टेबल नहीं ठीक लगता है लिख लिख के करो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो टेबल में जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने टेबल के फॉर्मेट में बना दिया। तो अगर ये 300 है, इसका भी आंसर पूछता तो हम लोग बता देते। इधर कितना हो जाएगा? 300 माइनस 260 यानी 40। ठीक है, ये पूछा नहीं है आंसर, ये पूछा है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो 260 वर्कर ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप देख रहे हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो अपना अपना जो है लिखने का तरीका है, तुम लोग किसी और तरीके से भी चाहो तो लिख के कर सकते हो। ठीक है, फिर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। ए सैंपल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वेयर 40%। बोल रहा है एक जगह पे स्टडी किया गया है एक एरिया पे जहां पर वुमेन है 40% एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 45 एज ए होल। और जितने लोगों पे सर्वे हुआ है उसमें से 40% फीमेल है, और जितने लोगों पे सर्वे हुआ है उसमें से 45% लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं, एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20। और जो कॉफी पीते हैं उसमें से 20% जो है वो मेल कैटेगरी में है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स? तो पूरे स्टोरी में क्या है, एक तो पहला जो बाइफर्केशन है वो मेल फीमेल का है। मतलब क्या बन गया, देखो हम लोगों ने सर्वे किया कुछ लोगों पे, ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मेल और फीमेल। फिर हम लोगों ने कॉफी के हैबिट को दोनों पार्ट में डिवाइड किया, कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर, कौन मेल, फीमेल का भी वैसे बनेगा कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर। तुम लोग ऐसे ही बना सकते हो, और अगर टेबल बना के करोगे तो आसान होता है। ठीक है, बस एक बार बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो मैंने पहले दो पार्ट किया, मेल और फीमेल, और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। और इनको हम लोगों ने फर्दर कैसे बाइफरकेट किया, कॉफी कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर और टोटल।
ऐसे किया, ठीक है। अच्छा, जब सर्वे हुआ, सबसे पहले सर्वे से ये पता चला कि कितने वुमेन है, 40%, ठीक है। तो इसमें टोटल हम लोग कितना मानेंगे, 100 मान के चलेंगे। जो सर्वे हुआ है उसमें ये देखो, यहाँ तुम लोग नहीं लिख सकते हो मेल या फीमेल, क्यों? क्योंकि ये कॉफी के बेसिस पे बनाया हुआ है। और ये टोटल क्या होगा, टोटल ऑफ मेल, ये क्या होगा, टोटल ऑफ फीमेल होगा, ठीक है। ऐसे करके हमें समझना चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ कहीं लिखने का सोच रहे हो तो ये, और ये टोटल क्या बता रहा है, मेल प्लस फीमेल कॉफी ड्रिंकर, ये टोटल क्या बताएगा, नॉन कॉफी ड्रिंकर मेल प्लस फीमेल, ठीक है। अब ये 40 क्या है, कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा ना। बोल रहे कि जब सर्वे हुआ तो 40% लोग ऐसे, 40% जो है वो फीमेल है, ठीक है। अब ये 40 मुझे कहाँ लिखना चाहिए, मुझे इस टोटल के बराबर पहले 100 लिखना चाहिए, ठीक है। टोटल 100 लोगों पे सर्वे हुआ होगा क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, और 40% जो है वो फीमेल है, मतलब ये यहां पर होगा, ठीक है। टोटल लोगों में 40 फीमेल है और टोटल लोगों में, इसका मतलब 60 मेल होगा। अगर 40 फीमेल है तो ऑब्वियस सा बात है 60 मेल होगा। ये कैसे आया, 100 माइनस 60 कर लो, सॉरी 40 कर लो, 60 मेल हो गया। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है कि इस सर्वे में 45% लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं। तो टोटल कॉफी का हैबिट है 45% लोगों को, ठीक है। तो अगर 100 में से 45 कॉफी पीते हैं तो कॉफी नहीं पीते हैं ऐसे कितने लोग हो जाएंगे, बताओ। 100 में से अगर 45, हाँ बोलो, 55 कॉफी नहीं पीते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या देखा गया, एज अ होल एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स, कॉफी पीते हैं ऐसे मेल है 20%, तो कॉफी ड्रिंक करते हैं और मेल है तो ऐसे 20 है, ठीक है, ये मिला। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, मेल कॉफी ड्रिंकर, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो हम लोग को निकालना है फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, मतलब ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो कॉफी पीते हैं ऐसे मेल 20 है, टोटल 45 अगर परसेंटेज में लोग कॉफी पीते हैं तो फीमेल कॉफी पीती है ऐसे कितने परसेंट हो जाएंगे, कितने परसेंट हो जाएंगे। ये सब तो परसेंट में है ना, हम लोगों ने परसेंट लिखा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 45% लोग कॉफी पीता है, ठीक है, जिसमें से 20% मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा, माइनस करने से ही पता चलेगा, बोलो कितना होगा, 25%, ठीक है। ये दोनों का गैप 45 माइनस 20 करेंगे तो पता चल गया। अगर 25%, अगर 25% कॉफी ड्रिंकर है फीमेल, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर फीमेल कितनी हो जाएंगी, जबकि फीमेल टोटल में 40 है। तो ये निकाल सकते हैं ना बैलेंस करके, बोलो। हाँ, 15 ये बैलेंस करके आ गया, यही तो पूछा था। बस बाकी अगर तुम लोग नहीं निकालना चाहो मत निकालो, 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन बी हो गया कि 15 जो है फीमेल है जो कि कॉफी नहीं पीती है। और अगर तुम लोग को लगता है कि टेबल से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वो देखो प्रैक्टिस के ऊपर है, ये भी मैंने निकाल लिया 40 बैलेंस करके। अगर ये 60 या 20 तो ये देखो, ये पढ़ने से ही समझ में आएगा कहाँ क्या लिखना है। और अगर उसमें दिक्कत होता है तो अभी मैंने जैसे नॉर्मल टेबल बनाया था ना, ऐसे लिख लिख के वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सही करने से मतलब है हम लोग को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सुगर in a month under the heads raw material, labor, direct production and other were 12, 20, 35 and 23 units respectively। मतलब सुगर बनाने के लिए जो भी खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल जैसे कि सुगर केन लगता है यानी गन्ना, लेबर लगता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन का खर्चा लगता है, या फिर अलग अलग खर्चे मिला के इतना खर्चा हुआ है। यहाँ पर इतना इतना यूनिट्स में कंजम्पशन हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सुगर। तो पहला बात है कि हमें बोल रहा है कि डिफरेंस पता करना है एंगल्स में। तो एंगल्स जो है मतलब डिग्री में कौन सा प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, किस डेटा जो प्रेजेंटेशन हम लोग डिग्री में कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन का नाम क्या है, ये बताओ। जिसमें हम लोग डिग्री में डेटा को प्रेजेंटेशन करते हैं उस प्रेजेंटेशन का नाम क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट, सही बात है, पाई चार्ट, ठीक है। ये देखो सेगमेंट में हम लोग का क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल, लेबर, और क्या बताया था, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन और अदर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को लिखते हैं। वैल्यूज हम लोग का क्या क्या है, 12, 20, 35 और
23, ठीक है। हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? एंगल्स, एंगल्स लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट के एंगल्स का डिफरेंस, ठीक है। ये कंपोनेंट भी मान सकते हो, ये सब अलग अलग कंपोनेंट है। इसमें सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा जो लगा है, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम जो यूज हुआ है, वो तो डेटा देख के बता दोगे। बोलो लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये सब वैल्यूज में। Largest 35 and smallest 12. 12, ठीक है। अब ये दोनों में जो एंगल क्रिएट होगा दोनों से, उसका डिफरेंसेस हमें बताना है, ठीक है। तो एंगल्स कैसे निकालेंगे? पाई चार्ट में हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज को पहले ऐड करना है। बोलो सारे वैल्यूज को ऐड करने से कितना आएगा? 5 + 3, 8 + 2, 0, 10, 10, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7 और 3 कितना हो गया? 6 और 3, 90, ठीक है। अब कैसे निकालना पड़ता है एंगल्स को? एंगल्स हम लोग ऐसे निकालते हैं कि पूरा एक सर्कल, जो कि पाई में क्या होता है, सर्कल होता है, पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता था? बोलो, ये तो बचपन का चीज है। बोलो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 90 हो जाएगा। तो 12 इक्विवेलेंट टू क्या? यही तो मैंने लिखवाया था, ये देखो 360 डिग्री पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल को इस वैल्यू से रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज 90। तो 1 = 90/360, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 90/360, 90/360 इंटू 12, ऐसे करके निकालना है। मैंने लिखवाया भी था, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर सेगमेंट वैल्यू और ये टोटल वैल्यू बाई 360, ऐसा करके मैंने डेफिनेशन लिखवाया था। बाकी बिना डेफिनेशन के भी हम लोग कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर 35/90 इंटू 360 डिग्री। अब देख लो कितना होगा, ये इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाता है, ठीक है। 4 × 12, 48 डिग्री, और ये हो गया 35 × 4, 140 डिग्री। अब ये दोनों का हमें डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो डिफरेंस निकाल लो। 140 - 48 डिग्री का डिफरेंस 92 डिग्री, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन 92 डिग्री, ये रहा ऑप्शन डी 92 डिग्री। तो यही बोला था। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। शुगर को बनाने का जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो इतना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उसका हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला था। अब 4th नंबर देखो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। 7 days का एक्सीडेंट का डेटा दिया हुआ है। 0 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा केसेस हुआ है 15 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी मतलब इतने बार ऑकर्ड हुआ है। एक ही एक्सीडेंट हुआ है लोकेलिटी में, ऐसा 19 टाइम्स हुआ है। 2 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा 22, 3 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा 31, 4 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा 9, 5 एक्सीडेंट हुआ है, 3, 6 एक्सीडेंट्स ऑकर्ड हुए हैं, ऐसा 2 टाइम्स हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है देखो, बोल रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर्स। बोलो जब 3 या 3 से कम एक्सीडेंट ऑकर्ड हुआ है, ऐसे केसेस कितने सारे हैं? 3 या 3 से कम मतलब कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा? 3 या 3 से कम मतलब कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी लेंगे? 15, 19, 22, 31. हाँ, ये सबको ऐड कर लो, पता चल जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस फ्रीक्वेंसीज 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर्ड, ठीक है। तो 4th नंबर का आंसर ऐसे हो जाएगा 15 + 19 + 22 + 31। ऐड करने से कितना आएगा? 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40 और ये हो गया 3, 70, 70, 70 और 80, 85, 87 डिग्री, ठीक है। डिग्री बोल रहे, सॉरी 87, ठीक है। 87 हो जाएगा आंसर, मतलब हम लोग का डी। मतलब यहाँ पर पूछा था सिंपल, ये देख के बताना है, ऑब्जर्वेशन कॉमन सेंस लगाना है हम लोग को। यहाँ पर कितना एक्सीडेंट हुआ है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेज का हमें एक्सीडेंट का जो है डिटेल्स दे दिया है, ठीक है। एक पूरे वीक में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा 15 टाइम्स हुआ है। पूरे वीक में 19 एक्सीडेंट्स हुआ है, ऐसा जो है सॉरी 1 एक्सीडेंट हुआ है, ये 0 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा 15 टाइम्स हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ पूरे वीक में, ऐसा 19 हुआ है, मतलब पर डे के बेसिस पे। और दिन में 2 एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा 22 डेज हुआ है। हम लोग को पूछा है कि नंबर ऑफ केसेस जब 3 या उससे कम एक्सीडेंट ऑकर्ड हुए हैं, तो ये यहां तक वेरी करेगा और इसको ऐड करने से ही पता चल जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द इनकम ऑफ 86%। 86% का इनकम दे रखा है। बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्संस अर्निंग मोर देन 1500। 1500 से ज्यादा अर्न करते हैं ऐसे लोगों का परसेंटेज बताओ। पहले बोलो 1500 से ज्यादा अर्न करते हैं ऐसे
कौन कौन से कैटेगरी में लोग आ रहे हैं 1500 से ज्यादा अर्न करेंगे, कौन सा कैटेगरी में लेना पड़ेगा? 36 और 7 वाला। हाँ 36, 1500 से ज्यादा, ये भी तो होगा 36 और ये, है ना? तो ये 1500 से ज्यादा अर्निंग करते हैं ऐसे 36 प्लस 7% है, ठीक है? तो 1500 से 199 के बीच में 36% है, 2000 से 2499 के बीच में 7% है, और दोनों ही 1500 से ज्यादा है। परसेंटेज पूछा है, तो लोगों का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 36 प्लस 7 इतने लोग हैं, आउट ऑफ कितने लोग? आउट ऑफ 86%, ठीक है? आउट ऑफ 86% इंटू 100 कर दो, परसेंटेज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो गया 43/86 इंटू 100, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 50%, 50%, ठीक है? तो 5 का आंसर ए होना चाहिए, 5 का आंसर हम लोग का ए होना चाहिए। 50% लोग ऐसे हैं जिनका अर्निंग 1500 से ज्यादा, ये सब हम लोग देख के कॉमन सेंस से ही बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर 6th नंबर देखो, इसमें क्या बोला है? द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये देखो, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। अब अगर तुम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखोगे तो वो ना डायरेक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग में जा रहा है। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्या है? ये हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि बिलो लिखा है ना, बिलो मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कब लिखते हैं? लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ये क्या है? लेस देन टाइप है, ठीक है? जहां पर 15 से स्टार्ट हुआ है, 100 में खत्म हुआ है, बिलो बिलो लिखा हुआ भी है। तो हम लोग को ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, 30 से ज्यादा नंबर मिला है, ऐसे कितने लोग हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। 6 नंबर में मैंने लिखा पहले टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 100 स्टूडेंट है। फाइंड आउट क्या करके देना है? 30 से ज्यादा कितने लोगों को मिला है, ठीक है? तो टोटल 100 स्टूडेंट है, 30 से ज्यादा कितने लोगों को मिला है कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट में से उन स्टूडेंट को हटा देते हैं जिन्हें 30 से कम मिला है, तो लिखते हैं बिलो 30, 30 से कम मिला है ऐसे कितने स्टूडेंट है? 30 से कम मिला है ऐसे 65 स्टूडेंट है, ठीक है? तो ये 100 में से 65 लेस करने से पता चल जाएगा कि 30 से ज्यादा कितने लोगों को मिला है। तो एबव 30 कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 65, तो ये कितना आ जाएगा? 35, ठीक है? 35 आ रहा है, तो 6th का आंसर हम लोग का ये रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सा तरीका है, हम लोग को एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे दिया है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर बोला है कितने स्टूडेंट्स को 30 से ज्यादा नंबर मिला है, तो टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है? 30 से कम मिला है 65 लोगों को। अब ये 65 में कौन कौन इंक्लूडेड है? ये और ये वैल्यू, ठीक है? ये सब वैल्यू इंक्लूडेड है। मतलब कैसे आया होगा, सोच के देखो। ये पहला 15 है, ये 38 कैसे हुआ होगा? 15 प्लस समथिंग करके 38 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही होता है ना, 15 में कितना ऐड करने से 38 होगा? एक्चुअली 23 ऐड करने से। और ये 65 कैसे बना होगा? 15 प्लस 23 प्लस, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 15 प्लस 23 माइनस, अगर हम लोग 65 करेंगे तो पता चलेगा 27, ऐसे करके आया है, ठीक है? अब इसका जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब बोल रहा है 30 से कम मिला है कितने लोगों को? ये सारे लोगों को 30 से कम मिला है, किसी को 10 से भी कम, किसी को 20 से भी कम, किसी को 30 से भी कम। लेकिन जो 10 से कम है वो भी बिलो 30 कैटेगरी में आता है, जो 20 से कम है वो भी बिलो 30 कैटेगरी में आता है। तो टोटल 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 30 से कम मिला है, और टोटल स्टूडेंट इतने हैं। मुझे पूछा है अबव 30 कितना है, तो अबव 30 हम लोग कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 65 करेंगे तो अबव 30 मिल जाएगा। अब देखो, जैसे 84 कैसे मिला होगा? 15 प्लस 23 प्लस 27 और प्लस कितना करके मिला होगा? यहाँ पर माइनस करने से ये रहा 19, ठीक है? ये ऐसे करके आया होगा। 100 कैसे आया होगा? 15 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 19 और प्लस हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, ये देखो 16, ठीक है? अब ऐसे करके भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा जो है लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग को पूछा है किनको 30 से कम मिला है, किनको 30 से ज्यादा मिला है। तो 15 जो है उनको 30 से कम मिला है, तो ये
15 तो नहीं आएगा। हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी निकल के आया, 15, इन्हें 30 से कम मिला है तो इनका नहीं आएगा। 23 वाला भी नहीं होगा, तो 15 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 27। तो जब हम लोग लास्ट में डेटा देख रहे हैं 100 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बिलो 10 मिला है, नहीं लेना है, हमें मोर देन 30 चाहिए। 23 स्टूडेंट्स को बिलो 20 मिला है, नहीं लेंगे। 27 को बिलो 30 मिला है, नहीं लेंगे। तो बचा क्या, 19 और 16। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बिलो 40 और बिलो 50 मिला है, मतलब एबव जो है 30 तो मिला ही मिला है। तो 19 प्लस 16 करने से भी आ जाएगा 35। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड वे में हो गया। मतलब 19 और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बिलो 40 और बिलो 50 मिला है। बिलो 40 बिलो 50 का मतलब तो अबव 30 हो ही गया, हमें मोर देन 30 पूछा था। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि टोटल स्टूडेंट में से हम लोग उनको माइनस कर दे जिन्हें 30 से कम मिला है। ऐसे 65 स्टूडेंट्स है, ठीक है, टोटल। तो ये माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और ये लेकिन कोई डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है। बिलो अबव लिखा हुआ होने से देखोगे फ्रीक्वेंसीज ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30 से ज्यादा किनको नंबर मिला है, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया। सॉरी, 7th नंबर बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300। 250 और 300 के बीच का ऑब्जर्वेशंस क्या है वो बताओ। तो बोल रहा है कि मोर देन 200 है 56 ऑब्जर्वेशन, मोर देन 250 है 38 ऑब्जर्वेशन, मोर देन 300 है 15 ऑब्जर्वेशन, मोर देन 350 है 30 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 250 से लेके 300 के बीच में कौन कौन से कितने सारे ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग को निकालना है। अब ये देखो मोर देन है, ये देखो 56, 38, ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो अगर बोला है 250 से लेके 300 के बीच में, तो कौन से डेटा हमें जो है कंसीडर करने पड़ेंगे। देखो 250 से लेके 300, तो मोर देन 250, ठीक है, मतलब 250 से ज्यादा और मोर देन 300। तो ये मोर देन 300 बोला है, तो यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर कितना है, ये 38 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 38 से अगर हम लोग 15 लेस कर देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो 15 ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जो कि 300 से ज्यादा है, हम लोग को 300 तक का वैल्यू चाहिए। और 250 से ज्यादा मतलब ये मोर देन 250 है, 250 से ज्यादा, ठीक है, और ये मोर देन 300 है, 300 से ज्यादा। तो यहां से अगर हम लोग 38 से अगर हम लोग 15 को लेस कर देते हैं, तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा हम लोग का 250 से लेके 300 के बीच का डेटा। ये देखो ऐसे लिखने से होगा, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, 38 माइनस 15 यानी कि 23 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हम लोग का 23 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन हम इसको फिर से इलाबोरेटिव वे में भी समझा देते हैं। देखो ये है मोर देन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मोर देन फ्रीक्वेंसीज में हम लोगों का लास्ट में वैल्यूज क्या दिया हुआ है, लास्ट का वैल्यूज देखो 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे बना होगा, ये 0 है। ठीक है, इसके बाद ये कैसे आया होगा, 0 प्लस 15। ठीक है, ये कैसे आया होगा, ये देखो 0 प्लस 15 प्लस कितना करने से 38 होगा, प्लस 23। ठीक है, तुम लोग चेक करके देख लेना। और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 15, इसको ना ऊपर लिखते, नहीं तो नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, ऐसे लिख के दिखाते हैं, ऐसे, तब समझ में आएगा क्यों माइनस किया मैंने। ये 0 प्लस 15 किया होगा। अच्छा, ये 0 प्लस 15 प्लस 23 तो 38 आया होगा। 0 प्लस 15 प्लस 23 प्लस कितना करने से 18 लिखने से आ जाता है 56। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर 250 से लेके 300 के बीच में कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो आया, ये जो डेटा आया, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा, देखो ये कौन सा डेटा है, 350 से ज्यादा है ऐसे 0 ऑब्जर्वेशन है, हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए 250 से लेके 300 के बीच का डेटा। तो 0 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, कहीं पर भी 0 हमें कंसीडर नहीं करना है, हम लोग को तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो 0 हमारा कहीं पर भी कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है मोर देन 300, 300 से ज्यादा, वो भी हमें नहीं चाहिए, 300 से ज्यादा 15, तो 15 को हटा दो। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग 15 को भी हटा देते हैं। ठीक है, 15 भी हट गया। अच्छा, अब ये क्या है, मोर देन 250, क्या हमें चाहिए, हाँ चाहिए, 250 से 300 के बीच में मोर देन 250 आता है, तो क्या बचा 23 हो रहा है। ठीक है, अच्छा
और इसके आगे क्या है, मोर देन 200, 200 से ज्यादा चाहिए। तो 200 से ज्यादा जो है वो हम लोग का 200 से ज्यादा, लेकिन हम लोग का रेंज क्या है, हम लोग का रेंज जो है 250 से लेके 300 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो 250 से लेके 300 के बीच में चाहिए, तो उसमें हम लोग का क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ये चीज को ऐसे समझना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हम लोग समझना चाहते हैं, 23 जो है, 23 का मतलब हो रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोर देन 250 वाला केस आ रहा है। ठीक है, अब जो 250 से ज्यादा है, सोचो जो 250 से ज्यादा है, 15 वाला क्या है, मोर देन 300, तो मोर देन 300 जो है वो मोर देन 250 भी तो हुआ, मतलब 250 से ज्यादा यानी 300 से ज्यादा यानी 250 से भी ज्यादा। अगर कोई डेटा 300 से ज्यादा है, ठीक है, मान लो 305, तो वो 300 से भी ज्यादा है, वो 250 से भी तो ज्यादा है। ठीक है, मतलब ऐसे 305 is more than 300, also 305 is more than 250, सीधा सा बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया 23, देखो यहाँ पर भी आ रहा है, और मोर देन जो 200 है 200 से ज्यादा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए 250 से 300 के बीच में चाहिए, तो 200 से ज्यादा 23 ऑब्जर्वेशन जो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पर कंसीडर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मोर देन 200 और मोर देन 250 दोनों में ही जो है 250 से ज्यादा वाला डेटा आएगा। जैसे देखो ये वाला 305, ये 250 से भी ज्यादा है, ये 300 से भी ज्यादा है। वैसे ही 23 ऑब्जर्वेशन अगर 250 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि 23 ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो कि 200 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये 18 को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रेंज जो है स्टार्ट हुआ है 250 से लेके करना है, 200 से ज्यादा मतलब तो 201 भी तो हो सकता है, 202 भी हो सकता है, 203, हम लोग को लेना है 250 से 300। ठीक है, इस रेंज के अंदर तो कॉमन क्या है, दोनों में 23 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब 23 यहां भी है, 23 यहां भी है, मतलब 23 यहाँ इसीलिए है क्योंकि वो 250 से ज्यादा है, वो तो क्लियरली इसीलिए ही है। 15 तो इसमें कंसीडर हो रहा है 300 से ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब 250 से ज्यादा 23 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और 200 से ज्यादा है 18 ऑब्जर्वेशन, और क्योंकि 200 से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है वो 250 से मतलब जो ऑब्जर्वेशंस को हम लोग बोलेंगे कि 200 से ज्यादा है, और 250 से ज्यादा अगर कोई ऑब्जर्वेशन है वो 250 से भी ज्यादा है एज वेल एज 200 से भी ज्यादा है, 250 से भी ज्यादा है एज वेल एज 200 से भी ज्यादा है। ये देखो 305 इज मोर देन 200, 305 इज मोर देन 250, 305 इज मोर देन 300, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो 200 से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशंस है वो एक्चुअली 18 है, मतलब सिर्फ 18 ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो 200 से ज्यादा है। ठीक है, और 23 ऑब्जर्वेशंस ऐसा है जो कि 250 से ज्यादा है। ठीक है, और 300 से ज्यादा है ऐसा कितना ऑब्जर्वेशंस होगा, यहाँ पर हम लोग लिखने से पता चलेगा कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 15, और 300 से 350 से ज्यादा ऐसे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ऐसा होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी लिख के करोगे तो ऐसा दिखेगा, अदरवाइज सिंपल तुम लोग लिख सकते हो 250 से लेके 300 के बीच का डेटा। तो 250 से लेके मतलब मोर देन 250 से लेके मोर देन 300, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, तो 15 में कितना ऐड होके 38 आया होगा, उसका डिफरेंस देखो 23। ठीक है, तो एक्चुअली इन दोनों के बीच का डेटा कितना है 23 हो जाएगा, क्योंकि 15 में तो 23 ऐड होके ये आया है, तो 15 तो मोर देन हम लोगों का 300 है, वो तो हमें चाहिए नहीं, तो 15 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो 38 में जो 15 है उसे एक्सक्लूड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं, इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जिससे तुम लोग इसको बता दो। ठीक है, थोड़ा सा अलग है समझने के लिए, लेकिन इसको कॉमन सेंस से ही समझना पड़ेगा। हम लोग को बोला था 250 से लेके 300 के बीच का डेटा निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, मोर देन 250 से लेके मोर देन 300 के बीच का डेटा लेना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच का लेना है। ठीक है, 300 से ज्यादा वाला तो लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये है हम लोग का मोर देन टाइप जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 0 है, ये 0 + 15 है, मतलब 0 ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो 350 से ज्यादा है, वैसे हमें चाहिए भी नहीं, और 15 ऐसे ऑब्जर्वेशन होंगे जो 300 से ज्यादा है, वो भी हमें चाहिए नहीं। और यहाँ पर कैसे आया होगा 0 + 15 + 23, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, 0 तो ये वाले केस के लिए, 15 ये वाले केस के लिए, जो दो केस हमें लेना ही नहीं है, तो 23 ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो कि 250 से ज्यादा है, तो 250 से ज्यादा 23, और यहाँ पर मोर देन 300 तो मुझे लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब 250 से 300 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 23 ऑब्जर्वेशन है। मोर देन 250 मतलब 250 से लेके 300 के रेंज में आ जाएगा, और यहाँ पर 15 तो है 300 को क्रॉस कर जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ 23, ऐसे निकाल लो, सिंपल तरीका। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ना सेट सी, ये नॉर्मली जो है हम लोग के एमसीक्यू के लिए उतना प्रेफरेबल तो है नहीं, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये करने का भी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग करना चाहो तो अपने कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो, यहाँ पर काफी सारा वैसा पजल्स है, ठीक है, कि एक स्टडी दिया हुआ है वैसे ही, मतलब कितने लोग ट्रेड यूनियन में है कितने नहीं है, जैसे हम लोगों ने कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर इस तरीके का कैलकुलेशन किया ना, वैसा क्वेश्चन है। हम एक बार जस्ट बता देते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पर बोला है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एज ऑफ डेथ ऑफ 50% इन ए एरिया, ठीक है, 50% एक एरिया में डेथ हो गया है, उनके एज का हमें डेटा दे रखा है, क्लास इंटरवल 31, 33, 34, 36, 37, 39, देन द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर द 5 क्लास इंटरवल, 5 क्लास इंटरवल का परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज हमें निकालने के लिए बोला है। अब ये कैसे निकालोगे, हम यहाँ पर ही दिखा देते हैं। 31 से 33, 34 से 36, 37 से 39, ठीक है, ऐसे करके हमें 5 क्लास फ्रीक्वेंसीज का इंटरवल निकालने के लिए बोला है। लेकिन कौन से क्लास इंटरवल्स का निकालने के लिए बोला है, लास्ट 5, ठीक है। तो 31 से 33 पहला, 34 से 36, 37 से 39, इसके बाद आ जाएगा 40 से 42, गैप देखो ना, 33 के बाद 34, 36 के बाद 37, 39 के बाद 40, और 30, 31, 32, 33, इस तरीके से गैप हो रहा है। तो 40 के बाद कितना आ जाएगा, 40 के बाद 37, 8, 9, 40, 41, 42, अच्छा, इसके बाद आएगा 43 से लेके हम लोग का 45 तक, इसके बाद 46 से 48 तक, 49 से 51 तक, 52 से लेके 54, 55 से लेके 57, और लास्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे 58 से 60। अब मुझे कैसे पता चला यही लास्ट होगा, क्योंकि इसमें अगर तुम लोग डेटा देखोगे तो हाईएस्ट डेटा जो है वो 5 से रिलेटेड है। देखो हाईएस्ट डेटा जो है वो 5 से रिलेटेड है, और मुझे लगता है वो है 57, इसके आगे कोई डेटा नहीं, 59, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हाँ बोलो, 59 होगा ना? हाँ 59, और तो कुछ नहीं है। हम लोग को बोला लास्ट 5, 1 2 3 4 5, इस 5 क्लास इंटरवल्स का हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो पहले तो फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, 46 से 48 का फ्रीक्वेंसीज क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टैली मार्क देके। तो 46 से 48 के बीच में कौन कौन सा डेटा आएगा, 36 नहीं आएगा, 43 नहीं आएगा, 47 आएगा। मतलब यहाँ पर 46 से 48 के आगे यहाँ पर हम स्ट्रोक लगाते हैं, टैली मार्क देखो एक दिखा देते हैं, ऐसे हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो कौन कौन सा आएगा उसमें हम क्रॉस लगा रहे, 47 आएगा, 38 नहीं आएगा, 37, 48 आ जाएगा, सेकेंड 40 नहीं आएगा, 48, फिर से 48 आ जाएगा, 41 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, 50, 32, 53, 49 नहीं आएगा, 53, 45 नहीं आएगा, 41 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, 45, 51 ये भी नहीं आएगा। चलो 51 नहीं आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर 49 आ जाएगा, 49, ठीक है, 39, 48 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर ऐसा लगेगा, 36, 54, 31, 39, 50, 39, 39, 39, 59 ये भी नहीं आएगा, 50, 43, 41, 30, ये फिर से 48 आ जाएगा, ठीक है, ये एक, फिर से 48, दो, 47 ये भी आ जाएगा, तीन, 49, 48 आएगा, चार, 38, 42, 45, 50, 59, 39, 57, 52, 53, 48 आ जाएगा फिर से, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं लगेगा, ये फिफ्थ नंबर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और 45 ये नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया, ये हम लोग का 46 से लेके 48 के बीच में ये हम लोग का 10 हो गया, लेकिन ये 9 होना चाहिए, क्या गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, 46 से लेके 48 के बीच में 10 आ गया, 47 लिया मैंने, ठीक है। कौन सा गलत हो गया बोलो तो, कुछ तो गलत हुआ है, 49 1 2 3 4 5 ये, अच्छा ये वाला, सॉरी हाँ ये गलत हो गया, तो एक यहाँ से हटा देते हैं,
मतलब 1 2 3 4, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक कैलकुलेट करके दिखाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या निकालने के लिए बोला है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी जितना है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी तो 50 आएगा, ऐड करने से 50% के ऊपर है, इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 18%। ठीक है, तो आंसर 18% होगा। तो इसका मतलब 18 से स्टार्ट एक भी डेटा नहीं है, ये है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। बाकी तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने बता दिया कैसे करके होगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 18 से मैंने देखो एक भी डेटा स्टार्ट नहीं, ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया, आंसर भी ये होगा, बाकी कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है ये, और हम क्या बताएं। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का हो गया 5th नंबर का। चलो हो गया। चलो 4th नंबर भी हम लोग ऐसे ही ट्राई करके देख लेंगे। 4th नंबर में हम लोग को बोला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। कौन से क्लास इंटरवल का? 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59 का। ठीक है, अच्छा तो हम लोग एक का ही निकालते हैं, आंसर मिल जाएगा। 30 से 39 में क्या क्या आ जाएगा? 30 से 39, तो ये रहा 36 आ जाएगा। और तुम लोग देखते रहना, हाँ गलत नहीं होना चाहिए। 39 आ जाएगा 2, उसके बाद 32 आ जाएगा। अच्छा कुछ गलत होगा तो मुझे बताओ। 38 आ रहा है 4, 33 आ जाएगा 5, 35 आ जाएगा 6, 30 आ जाएगा 7, 3 रिलेटेड डेटा देखना है। 3 3 3 3 3 36, अच्छा 38, तो ये हो गया 9। ठीक है, 9 हो गया। अच्छा तो हम लोग को बोला इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे होता है? 9 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय हम लोग को करना पड़ेगा क्लास लेंथ। ठीक है, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कितना होता है? क्लास लेंथ मतलब क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। तो क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, इसे हमें क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये होगा 29.5, ये हो जाएगा 39.5, क्योंकि हमें 0.5 ऐड और लेस करना है। तो 39.5 और 29.5 में डिफरेंसेस कितना हो गया? ये हो गया 0 0 10 हो गया। तो 9/10 इंटू 100, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 100 तो नहीं होगा, सॉरी, ये तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। 9/10 मतलब 0.9, 0.9 मतलब ये वाला आंसर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद का तुम लोग कैलकुलेट करके देखना, 1.1 और 0.7 ही आएगा। ऑप्शन डी ही हम लोग का आंसर होगा। बाकी तुम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसमें मुझे बताना कुछ नहीं है, तुम लोग को ध्यान से देखना है। 40 से 49 के बीच में क्या होगा? क्लास लेंथ इसका बनेगा 39.5 से लेके 49.5, और कैलकुलेट करके देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ से भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पहला आंसर हम लोग का मैच हो गया। ऑप्शन कोई ऐसा टाई है नहीं कि 0.9 किसी और जगह पे भी है मिडिल में है, लेकिन हमें आंसर तो लाइन बाय लाइन ही दिए हुए होंगे ना, तो ये डी आंसर होगा। बाकी तुम लोग करके देख लेना, कंफर्म डी आंसर होगा। ठीक है, 4th नंबर का ऐसे निकल जाएगा। अच्छा इसके बाद ये वाला देखते हैं। The weight of 50 students in pounds दे दिया। If the data are arranged in the form of frequency distribution with class interval as 81 to 100 ऐसे करके, the frequency for the 5 class interval। अच्छा frequencies निकालने के लिए बोला है, तो हम एक का निकाल के देख लेते हैं। 81 से लेके 100 और 101 से लेके 120 ऐसे करके दिया हुआ है। 81 से लेके 100 और 101 से लेके 120। ठीक है, ये दो का निकाल लेते हैं। तो 81 एक, दो, यहाँ पर 98 3। ठीक है, ऐसे करके काउंट कर लेते हैं, लिखने का क्या जरूरत है? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 4 4 4, ये हो गया 5 6, 100 क्रॉस कर जा रहा है, 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, और 101 से लेके 120 चेक करते हैं। तुम लोग स्ट्रोक लगा लेना, मतलब टैली मार्क कर लेना। अच्छा ये 12 आ गया। अब 12 से आंसर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे तुम लोग को 12 दिखेगा। ये देखो 12 8 7 12 12। अब 12 तो दो जगह पे है, बी और डी। ए और सी तो क्रॉस आउट कर दिया मैंने, बी और डी में हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बी और डी में से कौन सा होगा, उसके लिए और एक क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं 101 से 120 तक। ठीक है, तो 101 से लेके 120 मतलब एक ये 101 से लेके 120, ये वाला 120, 101 से लेके 120, 101 से लेके 120,
ओ ये नहीं होगा, ये तो 123, 101 से लेके 120। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, ये भी 12 होगा, मतलब जिसमें 2 बार 12 है वो वाला ऑप्शन होगा, 12 12 करके जो है, मतलब 12 12 6 9 11, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन डी हो गया। बाकी तुम लोग खुद से चेक करके देख सकते हो, मैंने 2 क्लास इंटरवल चेक करके दिखा दिया। ठीक है, ऐसा कम ही आएगा, पहला चैप्टर इसलिए हम करवा देते हैं, नहीं तो बाकी चैप्टर में हम लोग सेट सी करेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है, सेट सी हम लोग का उतना आएगा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये तुम लोग करके खुद से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये 2 और 1 ये क्या है, टेबल फॉर्मेट है, ये एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखना, क्योंकि सेट बी से अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो आ सकता है, क्योंकि पजल जैसा है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा सा उसके हिसाब से बड़ा है क्वेश्चन, 5 मार्क्स बता भी रहा है यहाँ पर, मैथ में 5 मार्क्स है। तुम लोग इसका टेबल बना के देखना कि क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट दिन हम ये 2 करवा देंगे, लेकिन पहले हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाला चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी 10 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से रेडी करो, मैंने भी करवा दिया है, बाकी तुम लोग का टास्क है। 1 और 2 होमवर्क दे देते हैं सेट सी का, और ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे भी। ठीक है, मतलब हम तुम लोग को करवा देंगे सेट सी का 1 एंड 2, और बाकी जो मैंने बताया वो तुम लोग कॉपी में कर लें। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।